अपने शीश महल में पूरा सिल्क का कारपेट है, बाहर आता है तो फटी हुई चप्पल में आता है। अंदर वो टॉयलेट का 15 लाख रुपए की सीट है और वो डबल एक्सेल की शर्ट पहन के आता है। 5 रुपये का रेनॉल्ट का पेन लगाता है, 1 करोड़ रुपए का झूमर लगा हुआ है। अभी तो हमने केवल वो शीश महल को फ़ोटो में ही देखा है। फ़ोटो में देख के लगता है कि कोई जो है ना, कोई वहाँ के दुबई के शेख का महल है। कि मैं मानता हूँ कि नुपुर शर्मा के साथ जो हुआ वो बिल्कुल ही नाइंसाफ़ी थी। अभी बहुत उन्होंने समय बिता दिया है, अभी उनकी सज़ा ख़त्म होनी चाहिए और उनकी वापसी होनी चाहिए। वहाँ पे जनता को बिठाकर बात करते हैं कि किसके घर में साफ पानी 24 घंटा आ रहा है, तो कोई हाथ नहीं खड़ा करता। किसके घर में 12 महीने बिजली का बिल नहीं आता है, कोई हाथ नहीं खड़ा करता। मगर सब ये सोच रहे हैं कि अगर 1000 बार बोल रहा है, रोज़ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठ बोलते थे, तो कहीं ना कहीं तो आ रहा होगा। मेरे यहाँ पे नहीं आ रहा। हमने इतने कॉलेज बना दिए, इतने स्कूल बना दिए, बस इतना बोलकर निकल जाते हैं चैनल पर, उसका एड्रेस नहीं बताते। और मैं सीधा कहता हूँ दिल्ली वालों को कि जिसके घर में साफ पानी आ रहा है वो सारे अरविंद केजरीवाल को वोट दे देना, जिसके घर में साफ पानी नहीं आ रहा वो भाजपा को वोट दे देना, जिसके घर में बिजली का बिल माफ है वो सारे उसको वोट दे देना, जिसके घर में बिजली का बिल आता है वो सारे हमें वोट दे देना। तो इससे सीधा और मैं क्या बोलूँगा। दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बना दी है। हमारी वो थी ओलंपियन थी लेडी, उनको वाइस चांसलर भी बना दिया, उनके घर भी चले गए, लेटर भी दे दिया, वाइस चांसलर भी उनको नियुक्त कर दिया। अब वो दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ है? तो मैं वही कह रहा हूँ, दिल्ली वाले ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं तो होगी, अगर 1000 बार बोला है। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहीं है ही नहीं। उनको अपनी हार सामने दिखाई दे रही है और उनको लग रहा है कि इस बार वो यहाँ से नई दिल्ली से तो उनकी जमानत जब्त होना तय है। और मैं आपको बता रहा हूँ आपके चैनल पे कि 17 तारीख को नॉमिनेशन का लास्ट डेट है। 16 तारीख को वो या तो अपनी दूसरी सीट को अनाउंस करेंगे या ये वाली सीट को छोड़ के जाएंगे। केवल इस सीट पे वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। अभी ये गए राजेंद्र नगर में, वहाँ पे ऐसे ही इन्होंने करके वहाँ पे पानी पी लिया, क्योंकि पीछे कमरे में 20 लीटर का बिस्लेरी का बॉटल लगाया हुआ था पाइप में। अगले दिन हमारे कार्यकर्ता गए, जाकर देखा तो कोई पानी ही नहीं आ रहा था। पहले उन्होंने शराब का घोटाला किया, फिर उन्होंने जल बोर्ड का घोटाला किया, फिर उन्होंने क्लासरूम का घोटाला किया, मोहल्ला क्लिनिक का घोटाला किया, फिर वो बसों में पैनिक बटन का घोटाला किया 500 करोड़ का, फिर उन्होंने सीसीटीवी कैमरा का घोटाला किया 571 करोड़ का, उन्होंने राशन वितरण का घोटाला किया 5400 करोड़ का, फिर उन्होंने टैंकर माफिया का अलग से घोटाला है, फिर वो शीश महल का घोटाला किया, फिर उन्होंने वक्फ बोर्ड में घोटाला किया। कोई अगर यहाँ पे मुख्यमंत्री का उम्मीदवार होता तो शायद ये बातें नहीं होती। मगर बहुत सारे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, बहुत सारे बड़े बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में। तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को कोई भी दूसरी पार्टी नहीं हरा सकती। भारतीय जनता पार्टी को केवल भारतीय जनता पार्टी हरा सकती है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल अपनी सीट हारेगा, आतिशी मरलेना वो अपनी सीट हारेगी, मनीष सिसोदिया अपनी सीट हारेंगे। तो ये दिल्ली के बेटे नहीं है, दिल्ली के दामाद हैं और दहेज की तरह दिल्ली वालों का पैसा लूट रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम हैं प्रवेश वर्मा जी के साथ और आज हम जानना चाहेंगे कि आखिर ये इनका व्यक्तित्व है क्या। एक तो राजनीतिक चेहरा है और लंबे समय से ये दिल्ली की राजनीति में सक्रिय रहे हैं। 2 बार दिल्ली में लोकसभा चुनाव में इन्होंने रिकॉर्ड मार्जिन से, दिल्ली के हिसाब से देखा जाए और भारत के हिसाब से 6th लार्जेस्ट मार्जिन से ये जीत चुके हैं। हम इनके दोनों व्यक्तित्व की इसलिए चर्चा करना चाह रहे हैं क्योंकि इनके ऊपर लगातार इस तरह के भी आरोप लगते हैं कि राजनीति इनको विरासत में मिल गई, इन्होंने कुछ खास किया नहीं है। साथ ही तरह तरह के नकारात्मक आरोप लगते रहे हैं। दिल्ली दंगों को लेकर के हॉन्ट किया गया लंबे समय तक इनको। उसके साथ ही अभी केजरीवाल के विरोध में ये खड़े हो रहे हैं नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी से, उसको लेकर के केजरीवाल संभवतः, आप यदि मैं उस शब्द का प्रयोग करना चाहूँ तो बिलबिलाए हुए दिखते हैं, क्योंकि ट्रायंगुलर कंटेस्ट हो गया। एक तो संदीप दीक्षित भी आ जाते हैं और एक प्रवेश वर्मा, और उनकी बिलबिलाहट का कारण यह है कि वो जानते हैं संभवतः कि प्रवेश वर्मा हैं कौन। आज हम इन्हीं बातों पे चर्चा करेंगे। तो प्रवेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद अजीत भाई। सबसे पहली बात तो कि दिल्ली में आपका बचपन बीता है, आपका शिक्षण यहाँ पे हुआ है, आपकी राजनीति यहीं से हुई है, आपके पिता मुख्यमंत्री रहे हैं लगभग 3 वर्ष के लिए। तो आपने दिल्ली को एक, मुझे लगता है कि एक अलग दृष्टिकोण से भी देखा होगा। आपने दिल्ली के राजनीतिक स्वरूप को अपने पिता के समय से, फिर सुषमा स्वराज जी आती हैं, फिर शीला दीक्षित जी आती हैं और अंततः ये केजरीवाल का युग, एक तरह से हम मतलब युग सकारात्मक शब्द है, आप जैसे भी लेना चाहें, तो हम उसमें देखते हैं। तो क्या बदलाव आपको एक नागरिक के तौर पे और एक राजनेता के तौर पे दिखता है? मैं एक बहुत ही साधारण किसान परिवार से आता हूँ। हमारा गांव जो है दिल्ली में मुंडका गांव है और मेरे पिताजी
मेरे दादाजी की अगर मैं बात करूं तो हमारी कोई बहुत जो है लंबी चौड़ी ज़मीन नहीं है। मेरे ताऊजी ने इंडियन आर्मी में काम किया है, टैंक चलाने का काम करते थे। उन्होंने 1971 का वॉर भी लड़ा है। तो मैं ऐसे परिवार से आता हूं जो देश के लिए कुर्बानी भी देता था और देश के लिए खेती भी करता था। फिर उसके बाद में मेरे पिताजी ने जो है दिल्ली के शहीद भगत सिंह कॉलेज में लाइब्रेरियन की जॉब करते थे और उन्होंने अपनी मेहनत से अपना मुकाम पाया। वो बहुत ही मेहनती व्यक्ति थे और मैंने जो मेरे जीवन में उनसे सीखा कि हमेशा आप जो है कर्म करते रहिए, फल की चिंता नहीं करिए। मैं पहले संघ में मैंने प्रशिक्षण किया, मैंने आईटीसी करी जब मैं 13 वर्ष का था और उसके बाद में जो अपना संघ की विचारधारा थी, जो मेरे परिवार के संस्कार थे, उससे मैं आगे बढ़ा। तो अगर मैं बात करूं मेरे राजनीतिक जीवन में, पिताजी का देहांत हो गया था 2007 में और वो एक जो है एक्सीडेंट था। तो उसके बाद में मेरा पूरा जीवन जैसे बदल गया था। तब उसके बाद में 2008 का चुनाव आया। तो 2008 के चुनाव में मेरे को पार्टी ने टिकट नहीं दिया था और अगर मेरे को केवल टिकट की इच्छा रहती, अगर मेरे को चुनाव ही लड़ना था तो मेरे को कांग्रेस ने टिकट का ऑफ़र किया था। मेरे को राहुल गांधी जी ने खुद मेरे को मैसेज भेजा था कि हम आपको लोकसभा का टिकट देते हैं, आप आइए, मैं आपको मंत्री भी बनाऊंगा। और हम सब जानते हैं कि 2008 में उनकी सरकार भी बनी थी। तो 2008 में भी मेरे को ऑफ़र था, 2009 में भी हमको ऑफ़र था कि आप जो है चुनाव लड़िए। तो वो दोनों सालों में ही मुझे ऑफ़र दिया कांग्रेस ने। हमारी पार्टी ने मुझको टिकट नहीं दी थी 2 बार। मगर अगर मेरे को टिकट की इच्छा रहती तो मैं वहाँ पर चला जाता। अगर मेरे को केवल चुनाव ही लड़ना था, मेरे को एमएलए बनना था, एमपी बनना था, तो शायद मैं वहाँ चला जाता। मगर क्योंकि मेरे संस्कार थे, मेरे जो है पार्टी की विचारधारा मुझे अच्छी लगती थी, तो मैं वहाँ पर नहीं गया। मगर फिर मेरे पिताजी मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने कोई अपना शीश महल नहीं बनाया। वो हमेशा साधारण से जो हमको प्रशासन ने घर दिया था उसी में रहते थे। और जब उनको हटाए भी था तब वो डीटीसी की बस में बैठकर अपने शालीमार बाग के 2 कमरे के फ्लैट में वापस हम लोग वहीं पर ही चले गए थे। तो आजकल मैं देखता हूँ कि जो यहाँ के दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, उन्हें एक अपना शीश महल बनाया और 8-8 बंगलों को तोड़कर अपना शीश महल बनाया। जब दिल्ली के लोग उनसे ऑक्सीजन मांगते थे, उनसे दवाई मांगते थे कोविड में, उस समय वो अपना शीश महल बना रहे थे। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है जो उस समय में, अगर मैं बात करूं 20 साल पहले की राजनीति में और आज की राजनीति में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आजकल केवल झूठ बोलने की राजनीति चलती है, जो है लोगों को सपने दिखाना, झूठ बोलना और उस पर उनसे वोट ले लेना। आजकल की दिल्ली की राजनीति तो केवल इसी में सिमट कर रह गई है। थोड़ा सा मैं ये प्रश्न का उत्तर जानना चाहूँगा कि आखिर आप हैं कौन? मतलब आप जो गद्दी विरासत में मिली, इस तरह के जो आप पे लांछन लगते हैं, ठीक है, आपने बताया कि आपके पिता जो थे वो बहुत ही साधारण और सहज व्यक्तित्व के स्वामी थे, परंतु आपके ऊपर लगातार चाहे मीडिया हो या अन्य माध्यमों से, सोशल मीडिया पे अलग अलग तरह के नकारात्मक भी दिल्ली दंगों के समय जो है उस वक्त भी आपके ऊपर आरोप लगे। तो और आज के समय में केजरीवाल का सबसे कट्टर प्रतिद्वंदी अगर किसी को माना जा रहा है तो वो आप ही दिखते हैं और लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं और आप उनके टारगेट पर रहते हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि आप हैं कौन, आप राजनीति में कैसे आते हैं, आपकी एजुकेशन कैसे हुई, बचपन आपका कैसे बीता, इस पे थोड़ा सा विस्तार से बताइए ताकि हम प्रवेश वर्मा को एज ए पर्सन जान सकें कि जनता जो आपको इलेक्ट करना चाहती है वो जाने कि आप वास्तव में हैं कौन। देखिए, मैं जो हूँ मैं अपना दिल्ली में पैदा हुआ हूँ, दिल्ली में बड़ा हुआ हूँ और हम तो जहाँ पे मैं पैदा हुआ केशवपुरम एक जो है जगह है अशोक विहार के पास में, वहाँ पे बहुत ही हमारा छोटा सा फ्लैट था, LIG फ्लैट था, 2 कमरे का फ्लैट था और वो एक कमरे को तो पिताजी ने पूरा ऑफिस ही बदल दिया था सारे जनता के लिए, तो एक कमरे में 7 लोग ही रहते थे। तो ऐसे परिवार से मैं आता हूँ, बहुत ही साधारण परिवार था, कोई घर में ज़्यादा पैसा नहीं था और अपना DTC बसों में घूमना
और यहाँ पे मोहन सिंह पैलेस में जाना जीन्स सिलवाने के लिए, और जो है टैंक रोड पे जाना वहाँ पे जीन्स खरीदने के लिए। तो जो भी एक आम हमारी दिल्ली की ज़िंदगी होती है वो मैंने जी है। तो मैं एमसीडी के स्कूल में भी पढ़ता था, मेरा भाई जो है वो भी, हम सभी सरकारी स्कूल में ही पढ़ते थे पहले तो वहाँ से केशवपुरम की ज़िंदगी से जब फिर वहाँ से पिताजी शालीमार बाग से एमएलए बने, फिर वो एजुकेशन मिनिस्टर बने, तो मैंने मेरी पढ़ाई एमसीडी के स्कूल में करी। उसके बाद में मैंने मेरी 12वीं डीपीएस आरके पुरम से करी, फिर मैंने करोड़ीमल कॉलेज से जो है ग्रेजुएशन करी, फिर मैंने फोर्स स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से एमबीए करी। तो मैंने एमबीए तक की पढ़ाई करी। उसके बाद में फिर मैंने जॉब भी करी। मेरे पिताजी कहते थे कि भाई अब जो है तेरी शादी होनी है तो आपको जॉब तो करनी पड़ेगी। तो फिर मैंने जॉब करना शुरू किया। तो बोलते थे कि कोई आएगा लड़की का रिश्ता लेके तो मैं क्या बोलूँगा कि जो है ना लड़का तो कुछ नहीं करता है। तो फिर मैंने जॉब करना स्टार्ट किया, तब उन्होंने मेरा जो है शादी मेरी फ़िक्स करी। तो मेरी शादी हुई। शादी के बाद में मैंने जॉब करता था, और फिर जैसे मैंने बताया कि पिताजी का देहांत हो गया एकदम से। तो मगर उससे देहांत से पहले, उनके देहांत से पहले मैंने जो है भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में काम करना शुरू किया था। मेरे को फिर यहाँ पे राजस्थान का प्रभारी भी बनाया था युवा मोर्चा में। और पिताजी की देहांत के बाद में मेरी कोई बहुत ज़्यादा इच्छा नहीं थी राजनीति में आने की, क्योंकि पिताजी जो है हमेशा वो ये कहते थे कि मैं नहीं चाहता कि हमारे ऊपर में कोई परिवारवाद की ऐसी बात आए, और जब तक मैं हूँ राजनीति में तो कोई मेरे परिवार से राजनीति में आए, ये बात उनको अच्छी नहीं लगती थी। मगर पिताजी के जाने के बाद में तो फिर जो हमारे नेता रहे अपना अरुण जेटली जी, तो वो मेरे को एक दिन बुलाकर बोला कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, और सारे दिल्ली में उनकी विरासत है, उन्होंने पार्टी खड़ी करी है भारी दिल्ली में, तो आपको वो संभालना चाहिए। तो सारे जो अपना देहात में बहुत सारा हमारी विधानसभा की सीटें, बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो आपको वहाँ पे काम करना शुरू करना चाहिए। तो मैंने वहाँ पर काम करना शुरू किया। फिर पार्टी की जैसे इच्छा रही, 2008 का जैसे मैंने बताया चुनाव आया, 2009 का चुनाव आया विधानसभा का, लोकसभा का, तो मैंने टिकट मांगा था मगर पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया। मगर मैंने पार्टी नहीं छोड़ी। अपना कांग्रेस का ऑफ़र था, राहुल गांधी जी मेरे घर के सामने वाले घर में ही रहते थे। कई बार वो जो है मेरे से पर्सनली भी मिलकर उन्होंने बात करती थे, और उन्होंने एक बार एक अपना आदमी भेजा सुबह 6 बजे घर पर कि आपको पार्टी ने टिकट नहीं दिया है तो हम आपको टिकट देते हैं, और मैं आपको अपनी पर्सनल टीम में रखूँगा और आपको मंत्री भी बनाएंगे सरकार में। तो मगर मैं नहीं गया पार्टी छोड़कर। तो मैं पार्टी में काम करता रहा, एक जो है कार्यकर्ता के नाते। मैं दिल्ली में प्रदेश का महामंत्री बना भारतीय जनता पार्टी का 2 बार। उसके बाद में 2013 में जब आया विधानसभा चुनाव में, तो फिर जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे गडकरी जी, तो वो गडकरी जी मेरे को बुलाया एक दिन घर पे। वो बोले आपको विधानसभा चुनाव लड़ना है। तो मैंने बोला ठीक है सर। तो वो बोले कि आपको हम जो है महरौली सीट से लड़ाना चाहते हैं। तो मैंने कहा महरौली सीट तो बड़ी मुश्किल सीट है, आज तक कभी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी आदमी जीता नहीं है, और सीधा ही आप मेरे को ऐसी जो है मुश्किल सीट से उतार देंगे तो बड़ा मुश्किल वाला काम हो जाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं, तो तुम ये बताओ कि तुम कोई एमएलए बनना चाहते हो कि लीडर बनना चाहते हो। तो मैंने कहा मैं तो लीडर बनना चाहता हूँ, एमएलए तो नहीं बनना चाहता केवल। तो बोले अगर तुमको हम जो है अच्छी सीट से लड़ा देंगे तो एमएलए बन जाओगे, कोई जो है मुश्किल सीट से लड़ोगे तो आप जो है ना बड़े अपना नेता बनोगे। तो मैंने कहा ठीक है लड़ाइए, फिर देखते हैं। तो मैंने हाँ बोल के आ गया। तो उसके बाद में ठीक है, भगवान की इच्छा थी, हनुमान जी की इच्छा थी कि मैं जीत गया। मेरे कार्यकर्ताओं ने बड़ी मेहनत करी, सभी ने बहुत मेहनत करी। वो मेरा पहला चुनाव था, बहुत ही टफ चुनाव था। एक एक के मैं जो है घर जाता था, मंजिलें चढ़ता था, फ्लैटों में जाता था, उनसे आशीर्वाद लेता था, मगर मैं 5000 वोट से जीता। सामने बड़े कांग्रेस के कद्दावर नेता थे योगानंद शास्त्री जी। तो वहाँ से फिर मेरे को दोबारा से अरुण जेटली जी ने खुद ही बुलाकर बोला अब आपको लोकसभा लड़ना है। तब मेरी इच्छा नहीं थी लोकसभा लड़ने की। जब मेरी इच्छा थी एमएलए लड़ने की और एमपी लड़ने की, तब जो है पार्टी ने नहीं लड़ाया। तो जब मेरी इच्छा नहीं थी तब वो पार्टी ने मेरे को बुलाकर बोला कि आपको, तो ये हमारी पार्टी की विशेषता है कि वो जो है कब किस कार्यकर्ता को सम्मान देना है, तो वो जानते हैं। फिर मेरे को एमपी का टिकट दिया, तो मैं एमपी में पहली बार भी मेरा रिकॉर्ड बना दिल्ली का, और उसके बाद में भी मैं जो है 5,80,000 वोट से जीता, और जो है देश का 6th हाईएस्ट मार्जिन था। मेरे को जो हमारे गृह मंत्री जी का फ़ोन भी आया था कि आप इतने बड़े मार्जिन से जीते हैं, आपको जो है बहुत बहुत बधाई। तो मेरे को अच्छा लगा, तो मैंने काम करना शुरू किया।
फिर मेरे को 2024 में टिकट नहीं मिला था, तो शायद पार्टी की ये इच्छा रही होगी कि हम इसको अरविंद केजरीवाल के सामने उतारेंगे, इसलिए मुझको टिकट नहीं दिया होगा। तो ये तो पार्टी बेहतर जानती है। तो फिर जब मेरे को पार्टी ने बुलाकर बोला कि आपको अरविंद केजरीवाल के सामने चुनाव लड़ना है, तो मेरे को बड़ी खुशी हुई कि मेरे को इस काबिल समझा, मेरे को लायक समझा कि इतनी जो है बड़ी सीट, इतनी मुश्किल सीट पार्टी ने मेरे को जो है उसके लिए चुना है। तो हमेशा युद्ध में जो होता है उसका जो बेस्ट उसका सिपाही होता है, तो वो उसी को सबसे आगे भेजते हैं अपना लड़ने के लिए। तो पार्टी ने मुझे ये समझा, तो मैं जो है बहुत ही खुश नसीब हूँ। अब आप केजरीवाल के सामने हैं, तो एक नेचुरल सी बात जो हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि प्रवेश वर्मा जो है मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता कि, क्योंकि ये ऑफिशियल कोई पोजीशन तो है नहीं, कोई चेहरा डिक्लेयर नहीं है, बट चूँकि आप केजरीवाल के अपोजिट में लड़ रहे हैं, अब यदि हम उसको हाइपोथेटिकली उचित माने या सही माने, तो एक प्रश्न जो मेरे मन में आता है कि नेता के पास एक विज़न होना चाहिए। आप जहाँ पे रहते हैं, और आप ऐसा भी नहीं है कि कहीं बाहर से आकर के मैं दिल्ली का बेटा हूँ, मैं हरियाणा का बेटा हूँ, कभी पंजाब का भी बेटा बन जाता हूँ, तो वो बात नहीं है। आप यहीं के हैं और यहाँ पूरा आपने संभवतः गली गली चप्पा चप्पा अपने राजनीतिक जीवन में घूमा है। दिल्ली को लेके आपका विजन क्या है, कैसे देखना चाहते हैं, दिल्ली कैसी होनी चाहिए? ये एक तो दिल्ली के बेटे नहीं हैं, दिल्ली के दामाद हैं। और जैसे दामाद जो होता है ना, दहेज का पैसा लूटता है, तो वैसे दहेज का पैसा लूटते हैं। अब ये कैसे लूटते हैं? पहले तो ये भ्रष्टाचार करते हैं शराब पॉलिसी में, फिर जो है हमारे यानी कि दिल्ली के टैक्स के पैसे को वो अभिषेक मनु सिंघवी जैसे बड़े बड़े वकीलों को रखते हैं, उनको 5-5, 10-10 करोड़ की फीस देते हैं अपने आप को बचाने के लिए। मतलब पहले भ्रष्टाचार भी खुद कर रहे हैं और हमारे पैसों से अपना बड़ा बड़ा वकील भी रख रहे हैं। तो ये दिल्ली के बेटे नहीं हैं, दिल्ली के दामाद हैं, और ये दहेज की तरह दिल्ली वालों का पैसा लूट रहे हैं। और 8 तारीख को आप ये देखेंगे कि ये जब दिल्ली हारेंगे, तो ये 9 तारीख को भगवंत मान को वहाँ का पंजाब के मुख्यमंत्री से हटा देंगे। फिर ये वहाँ पर जाके चुनाव लड़ेंगे और वहाँ पे जाके फिर जो है ना मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये 9 तारीख को भगवंत मान भी अपनी पद से, अपनी कुर्सी से हटने वाला है, क्योंकि ये आदमी कुर्सी के बिना रह नहीं पाएगा, ये आदमी मुख्यमंत्री के बिना रह नहीं पाएगा। तो ये भी होने वाला है। पंजाब के भी बेटे बन सकते हैं। तो ये जहाँ जाएंगे वहाँ के बेटे बन सकते हैं, मगर ये कहीं के बेटे नहीं हैं। ये बिल्कुल इन्होंने दिल्ली को बर्बाद किया है और मैं उसी का बदला लेने के लिए इनके सामने लड़ रहा हूँ। जो आपने विजन की बात करी, तो दिल्ली में संभावनाएं बहुत हैं, दिल्ली में बहुत कुछ किया जा सकता है। जैसे कि हम देखते हैं कि जहाँ पर भी किसी भी कंट्री में अगर वहाँ पे नदी होती है, उसके आसपास ही पूरा शहर बस जाता है। बिल्कुल। मगर दिल्ली में यमुना मैया बहती है, एक इतनी बड़ी नदी बहती है, 28 किलोमीटर तक का जो है उसका स्ट्रेच है। आज तक कभी दिल्ली वालों ने ये फील ही नहीं किया कि हमारे भी दिल्ली में कोई नदी है। कोई भी वहाँ पर कोई वहाँ से गुजरता है तो उसको लगता है कि कोई जो है नाला है, कोई जो है गंदा पानी बह रहा है, कीचड़ है, गंदगी है। कोई वहाँ पे छठी मैया का, कोई हमारी माताएं बहनें त्यौहार मनाने जाती हैं तो वो वहाँ पे खड़े नहीं हो सकती है, और जब वो पिक्चरें हमको दिखाई देती हैं। तो मेरा ये विज़न है, सबसे पहले यहाँ पे हमारी सरकार बनेगी तो मेरी ये प्राथमिकता रहेगी कि साबरमती रिवर फ्रंट की तरह ये पूरी यमुना मैया का रिवर फ्रंट बने, पूरा पानी साफ़ हो। अब उसके अंदर में सिल्ट बहुत ज़्यादा है, सबसे पहले सिल्ट को निकालना, दोनों तरफ में दाएं बाएं वहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाना, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाना, जो कि 9 साल में दिल्ली में एक भी अरविंद केजरीवाल ने नया नहीं बनाया। तो वो बनाना ताकि जितना भी अंदर पानी उसके अंदर में गिरे वो सारा साफ़ होकर गिरे। फिर दोनों तट के जो है अपना 28 किलोमीटर तक उसको पक्का करना, उसमें 10 लाख के करीब में आयुर्वेदिक हमको पेड़ लगाने चाहिए। पूरा चिड़ियाघर को उठाकर हमको वहाँ पे यमुना मैया के तट पर उसको बहुत ही सुंदर तरीके से, ताकि जानवरों को भी अच्छा लगे, और जब वहाँ पे दिल्ली के लोग वहाँ पे जाएं सैर करने के लिए, उनको भी अच्छा आए, मज़ा आए। तो वहाँ पर जो है बोटिंग हो, वहाँ पे चाट पकौड़ी हो,
लाखों लोग रात को खाना खाने के बाद में 7 बजे वहाँ पे टहलते हुए दिखाई दें, सुबह जॉगिंग करते हुए दिखाई दें। अभी तो हर साल वहाँ पे 40 बच्चों की डेथ हो जाती है, डूब कर मर जाते हैं, जिसके ऊपर कोई जो है संज्ञान नहीं लेता है। दिल्ली सरकार के जो है आज तक कोई बोलते नहीं हैं। तो पहला ये मेरा सपना है, ये मेरा सपना है कि अगर मैं ये काम को कर पाऊंगा तो मैं अपने आप को जो है बहुत ही बड़ा सौभाग्यशाली मानूंगा। और मेरे पास में जो है इसका पूरा प्लान है। प्लान ये भी है कि दिल्ली सरकार का, कोई भी सरकार का, इसमें 1 रुपया भी मैं खर्च नहीं करूंगा। बिना रुपया खर्च करे मैं पूरा साबरमती रिवर फ्रंट की तरह इसको बना दूंगा। अब ये प्लान तो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि 1 रुपया भी, जहां पर अरविंद केजरीवाल ने 9,800 करोड़ रुपया पिछले 10 साल में इसमें लगा दिया, जो दिखाई नहीं देता। तो वो पानी में हमने सफाई किया, ये कहकर, अब पानी के अंदर में तो कोई डूब कर नहीं जा रहा कि वो देखेगी कितना सफाई हुआ है। तो 9,800 करोड़ रुपए कहाँ चला गया, आज तक कोई इसके बारे में बात नहीं करता है। तो 1 भी रुपया खर्च नहीं होगा और ये सारा काम हो जाएगा। ये मैं करके दिखाना चाहता हूँ, ये मेरा सबसे बड़ा विजन है। दूसरा, दिल्ली में जो इतना पॉल्यूशन हम लोग जो है देखते हैं, तो इसका एक तो सबसे बड़ा कारण है कि दिल्ली, क्योंकि ये तो ल्यूटन दिल्ली है, बहुत ही विकसित सारा क्षेत्र है। इससे जब आप आसपास में जाएंगे, यहाँ से 10 किलोमीटर जाएंगे, भारी दिल्ली जाएंगे, जमुना पार जाएंगे, साउथ दिल्ली जाएंगे, वहाँ पे बदरपुर के इलाके में नजफगढ़, सारा मुंडका, नरेला, वहाँ जाके देखेंगे तो सड़कें सारी टूटी हुई हैं। सारी कॉलोनियों में कोई सड़क नहीं बनी हुई, गांव में कोई सड़क नहीं बनी हुई। तो जितना गाड़ी निकलते हैं वो सारे धूल उड़ाते हैं, इतना धूल रेता उड़ता है, वो सारा पॉल्यूशन में ठंड के जमे वो सारा वातावरण में जमा हो जाता है। तो ये सारी सड़कों का निर्माण करना, कोई भी सड़क के ऊपर में धूल ना हो कि गाड़ियाँ चले तो धूल उड़े, ये सारा काम करना। दिल्ली में जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया हैं, तो पिछले 20 साल में कोई भी नया इंडस्ट्रियल एरिया नहीं बना। तो ये सारे इंडस्ट्रियल एरिया, और जो दिल्ली के अंदर में है, तो वहाँ पे प्रदूषण मुक्त हो सारा इंडस्ट्रियल एरिया, इसके ऊपर में काम करना। फिर ये पराली की जो समस्या है, जो अभी तक दिल्ली के किसान भी खेती करते हैं मगर उनको आज तक कोई भी उपाय नहीं दे पाया है। और मैंने अभी देखा कि बहुत सारे लोग तो पराली से जो है गिलास बनाते हैं, चाय के कप बनाते हैं, दरवाजे बन रहे हैं, जो है फर्नीचर बन रहे हैं, इतना सब कुछ हो सकता है। तो वो आज तक कोई ये उपाय नहीं दे पाए। तो दिल्ली में हमारे इतने सारे बेरोजगार भाई हैं, इतने सारे युवा हैं। मैं जब उनके घर जाता हूं तो मैं देखता हूं MBA करके बच्चे अपने घर बैठे हुए, लाखों रुपए खर्च करके बच्चे, और घर का कोई वो जो है खर्चा नहीं चल पा रहा है। तो एक तो अरविंद केजरीवाल जी ने जो है 11 साल में एक भी नई नौकरी नहीं निकाली, तो हजारों नौकरियां उनके पास में पड़ी हुई हैं। तो वो हजारों नौकरियों को निकालना ताकि दिल्ली के युवाओं को नौकरियां मिले। और जो है बस की संख्या, जो आज जो हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है बिल्कुल ही ठप हो गया है, जो कि हमारे दिल्ली में आज जो है 15,000 बसें होनी चाहिए, मगर दिल्ली में केवल 2-2.5 हज़ार बसें हैं। शीला दीक्षित जी के समय में 8,000 बसें थी, आज वो संख्या घटे जा रही है, जो संख्या को बढ़ना चाहिए था। तो हम ये 2,500 की संख्या को बढ़ाकर 15,000 करेंगे ताकि दिल्ली के दूर दराज इलाकों में, गांव में, कॉलोनियों में रोज की 5 बसें वहां पर जाया करें। बहुत सारी संभावनाएं हैं, बहुत सारे काम है दिल्ली में करने के लिए, और मुझे ये विश्वास है कि ये काम जो है तभी हो पाएंगे जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के साथ में हम लोग चलेंगे और उन्हीं की पार्टी की सरकार दिल्ली में आएगी। दोनों पार्टियों की सरकार होगी तो कोई ये नहीं कहेगा मुझे PM काम नहीं करने दे रहे, मुझे LG काम नहीं करने दे रहे। 5 साल दिल्ली की जनता यही सुनती रही और इसी में हमारा समय बर्बाद हो जाता है। केजरीवाल का अभ्युदय जो है वो अन्ना आंदोलन से होता है। अब कांग्रेस को लेकर के उस वक्त बहुत एंटी इनकम्बेंसी थी, तमाम तरह के घोटाले जो है आ रहे थे। फिर केजरीवाल 2013 का चुनाव लड़ते हैं, 28 सीटें आती हैं और उसमें भाजपा को 32 सीटें आती हैं। और चूँकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, फिर भी डॉक्टर हर्षवर्धन ने और बाकी लोगों ने डिसाइड किया कि हम जो है सरकार नहीं बनाएंगे, क्योंकि या तो आपको गठबंधन करना पड़ता, दोनों ही आपके विरोध में ही थे। तो अंततः उनकी सरकार बनती है, 49 दिन चलती है और वो गिर जाती है। उसके बाद ऐसा क्या होता है इस 1 वर्ष में, जब नरेंद्र मोदी की एक
तीव्रतम लहर जो है आप कह सकते हैं चलती है, और उसमें भाजपा 3 सीटों पे सिमट जाती है। उसके बाद फिर से चुनाव होता है, भाजपा इम्प्रूव करती है, लेकिन वो 32 के आसपास भी नहीं, वो 8 पे आ जाती है। भाजपा की दिल्ली में इतनी विकट स्थिति कैसे हो गई? पार्टी में कोई समस्या है, लोगों तक आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर केजरीवाल के विजन को दिल्ली की जनता ज़्यादा एक्सेप्टेंस जो है उसकी है? देखिए, जब ये केजरीवाल साहब आए तो जो ये बातें करते थे, जो बातें बोलते थे, वो ऐसा लगता था कि स्वर्ग लोक की सैर हो रही है। जैसे वो हमको सपने दिखाया करते थे कि मैं जो है ऐसी कोई अपना दिल्ली बना दूंगा जहाँ पे गरीबों को ये मिलेगा, वो मिलेगा। दिल्ली में लोकपाल का उन्होंने सबसे पहले नारा दिया। अब उस समय तो सारी बातें बहुत अच्छी लगती थी। आज जब हम वो जाते हैं, पास में जाते हैं, तो हमको लगता है इतना झूठ बोलते थे और भर भर कर झूठ बोलते थे, और हर सिंगल बात उन्होंने झूठ बोली। चाहे वो बच्चों की कसम खाई कि मैं कांग्रेस से समझौता नहीं करूंगा, कर लिया। अन्ना आंदोलन को ये कहा, अन्ना जी को कहा कि मैं राजनीतिक पार्टी नहीं बनाऊंगा, चुनाव नहीं लड़ूंगा, वो भी कर लिया। मगर वो जो भी बोलते थे कि जो है शीला दीक्षित जी के घर में 60 एसी लगे हुए हैं, मैं कोई केवल अगर मैं मुख्यमंत्री बनूंगा 2 कमरों के फ्लैट पे रहूंगा, फलाना ढीमका, जो भी वो बातें कहते थे। अब जो ये फ्री वाला राजनीति है, अगर इसका कोई जनक है फ्री वाली राजनीति का, तो वो है अरविंद केजरीवाल। उन्होंने ये स्टार्ट किया, तो उन्होंने ये जनता की नब्ज को समझ गए कि अगर मैं इनको फ्री का सपना दिखाता रहूँगा तो ये लोग मुझे वोट दे देंगे, क्योंकि उनको मालूम था कि यहाँ के लोगों में बहुत ज़्यादा गरीबी है और कोई उनका विकास नहीं हो पाया शीला दीक्षित जी के समय पे, और आज तक की जो भी कांग्रेस की सरकारें रही वो उनको चूसती रही, उनको झूठे सपने दिखाते रही, आपको मकान देंगे, फ्लैट देंगे, गरीबी दूर करेंगे। वो ये वाली नब्ज को समझ गए, तो उन्होंने कहा मैं सबको पानी फ्री दे दूंगा, बिजली फ्री दे दूंगा। तो लोगों ने सबसे पहले जो उनको वोट किया था वो किया था लोकपाल पे, पानी पे, और जो है फ्री बिजली पे। ये 3 चीज़ों पे उनको वोट मिला था। आज तक दिल्ली में लोकपाल नहीं लाए वो। आज तक 11 साल में अपनी विधानसभा में लोकपाल का प्रस्ताव उन्होंने पास नहीं किया। तो जो लोकपाल के मुद्दे पर उन्होंने सरकार अपनी गिरा दी थी 2013 में, आज तक वो पास नहीं हुआ। तो इतना बड़ा झूठ। दूसरा उन्होंने कहा पानी। अब जो है लोग समझते हैं, जैसे आप रहते हैं जहाँ पर भी, तो आप ये सोचते हैं कि मेरे घर नहीं आ रहा होगा पानी साफ, मगर इतना जो है आदमी 1000 बार बोल रहा है तो कहीं ना कहीं तो मिल ही रहा होगा। तो मैं भी ये सोच रहा हूँ मेरे घर नहीं आ रहा होगा किसी ना किसी का। अब केजरीवाल जो है मुख्यमंत्री है, अब वो 1000 बार बोलेगा तो लोग सोचते हैं अच्छा मेरे घर नहीं आ रहा होगा, हो सकता है कि पानी की लाइन में कचरा आ गया होगा, मगर हो सकता है दिल्ली में आ रहा होगा। हर आदमी यही सोच रहा है, मेरे यहाँ नहीं आ रहा है मगर औरों के यहाँ आ रहा होगा। तो अगर हम वहाँ पे जनता को बिठाकर बात करते हैं कि किसके घर में साफ पानी 24 घंटा आ रहा है, तो कोई हाथ नहीं खड़ा करता। वहाँ पर सबसे पूछते हैं दिल्ली में कि किसके घर में 12 महीने बिजली का बिल नहीं आता है, कोई हाथ नहीं खड़ा करता। सबके घर में बिजली का बिल आ रहा है, सबके घर में गंदा पानी आ रहा है, मगर सब ये सोच रहे हैं कि अगर 1000 बार बोल रहा है, रोज़ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठ बोलते थे, तो कहीं ना कहीं तो आ रहा होगा, मेरे यहाँ पे नहीं आ रहा। तो आज तक 11 साल में लोगों को पानी नहीं मिला साफ, और ये सारे बिजली के बिल आ रहे हैं, और वो तो है ही नहीं, लोकपाल तो है ही नहीं। तो बार बार ये नया झूठ बोलते रहते हैं। अभी जैसे चुनाव आ रहा है तो मैं 2100 रुपये दूंगा, मैं जो है संजीवनी लाऊंगा, मतलब ये कुछ भी बोल सकते हैं। तो पहला वो जो दौर रहा वो सारा झूठ की राजनीति इनकी चलती आ रही है, लोग उसमें फंसते जा रहे हैं। ये उनसे जो है गलत फॉर्म भरवा लेते हैं, उनको सपने दिखा देते हैं। तो इन्होंने कई बार इनके अपने इंटरव्यू में इन्होंने कहा कि अगर मैं जो है साफ पानी नहीं दे पाऊंगा तो मुझे वोट मत करना, अगर मैं यमुना को साफ नहीं कर पाऊंगा मुझे वोट मत करना। और बाद में जब आता है चुनाव तो कहते हैं कि मुझे एक मौका और दे दीजिए। तो ये कब तक चलेगा? अब वो कहते हैं कि जो है ये वाले 5 साल में काम नहीं कर पाया, तो जो है 2 साल तो कोविड में चले गए, और 1 साल मुझे बीजेपी की सरकार ने तिहाड़ में डाल दिया। यानी जब वो 2 साल कोविड थे तो आप दिल्ली के लोगों को साफ पानी नहीं दे पा रहे थे, मगर अपना शीश महल बना रहे थे। तो शीश महल बनाया कोविड में, साफ पानी नहीं दिया तो कोविड आ गया। बिजली का बिल आ रहा है तो वो कोविड आ गया, मगर आप अपना लिकर पॉलिसी लेके आ रहे थे कोविड के टाइम पर, तो आपको किसी ने नहीं रोका। ये सब झूठ है। आज तक दिल्ली के लोगों को
जो सारे झुग्गी बस्ती में रहते हैं, एक भी फ्लैट नहीं दिया, एक भी चाबी नहीं दी, सब कुछ झूठ है इनका। सुबह से शाम तक झूठ बोलते हैं, हमने इतने कॉलेज बना दिए, इतने स्कूल बना दिए, बस इतना बोलकर निकल जाते हैं चैनल पर। उसका एड्रेस नहीं बताते। वो एड्रेस तो बताइए, नया स्कूल कौन सा बना, कि भाई ये फलाना जो है जगह पर फलानी विधानसभा में इस गली में नया स्कूल बनाया। वो एड्रेस नहीं बताएंगे, नए कॉलेज का एड्रेस नहीं बताएंगे, नई यूनिवर्सिटी का एड्रेस नहीं बताएंगे, नई हॉस्पिटल का कोई एड्रेस नहीं बताएंगे। हमने 100 बना दिए, 200 बना दिए, 500 बना दिए। अब दिल्ली वालों के पास कहाँ इतना समय है कि वो गूगल पे जाएं और उनके नए एड्रेस का पता खोजे, तो कोई नहीं ये देखता है। बस वो भाषण सुन सुन के, अच्छी अच्छी बातें सुनकर लोग उसमें खोते जाते हैं। हमारी बहुत बड़ी इसमें कमी है, मैं मानता हूँ, अगर हम यहाँ की जनता को नहीं समझा पा रहे। मगर अभी जनता को जो है प्रैक्टिकल दिखाई देता है कि जब ये बोलता है कि पानी साफ दे रहा हूँ और लोग कहते हैं मेरे घर में तो नहीं आ रहा, तो फिर वो आदमी उसको वोट नहीं देने वाला। और मैं सीधा कहता हूँ दिल्ली वालों को कि जिसके घर में साफ पानी आ रहा है वो सारे अरविंद केजरीवाल को वोट दे देना, जिसके घर में साफ पानी नहीं आ रहा वो भाजपा को वोट दे देना, जिसके घर में बिजली का बिल माफ़ है वो सारे उसको वोट दे देना, जिसके घर में बिजली का बिल आता है वो सारे हमें वोट दे देना। तो इससे सीधा और मैं क्या बोलूँगा। अब जितनी समस्याएं आपने गिनाई, उसके अलावा भी बहुत सारी समस्याएं हैं जो मुझे लगता है किसी भी राष्ट्रीय राजधानी वाले शहर के लिए लज्जा का विषय है। बारिश होती है, जल जमाव आ जाता है। केजरीवाल ने कहा था कि जल जमाव जो है जुलाई में हो रहा है, तो हमें जो है अप्रैल मई के समय से झाड़ू लगवाना चाहिए, डीसिल्टिंग करनी चाहिए, नालों की सफाई करनी चाहिए। लेकिन सारी टेक्नोलॉजी उनके पास है, पता नहीं एलजी जो है उनको काम करने नहीं देते। कूड़ों का पहाड़ जो है वो दिनों दिन जो बढ़ता जा रहा है, और कुछ समय मुझे लगता है कि वो इतना ऊपर ठंड हो जाएगा कि हो सकता है स्नोफॉल भी वहाँ पे हमें दिल्ली वालों को देखने को मिल सकता है। यमुना तो मुझे लगता है कुछ दिन में सरस्वती जैसे विलुप्त हो जाएगी, तो उसके बारे में भी कहा जाएगा वेद पुराणों में एक नदी हुआ करती थी। 2/3 सड़कें जो है दिल्ली की या तो थोड़ी बहुत टूटी हुई है या पूरी तरह से टूटी हुई है, या आपने कहा कि बहुत सारे आउटर में जो है, और आपने कहा कि हमने देखा भी है कि उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। मैं मदनपुर खादर से आ रहा था, वहाँ तो रोहिंग्या की अच्छी खासी बसावट है, और पूरी सड़क पे मेरा ड्राइवर बता रहा था कि यहाँ पे सड़क इसलिए नहीं बन रही है कि वहाँ पे गिट्टी और ये रखा जाता है और रातों रात वो गायब हो जाती है, और वहाँ इतना डस्ट है, वहाँ से निकलना जो है अपने आप में एक स्ट्रगल है। लेकिन ठीक है, किसी तरह से चल रहा है। टैंकर माफिया वहीं से पानी ला रहा है जहाँ से दिल्ली वालों को सप्लाई हो सकती है, प्यूरिफाई करके। इन सब चीज़ों पे जब पूछा जाता है तो कभी एमसीडी पे ब्लेम जाता है, कभी एलजी पे ब्लेम जाता है। अब एमसीडी भी उनके अंदर है, तो आखिर मतलब क्या आप लोगों की एलजी से बात होती है कि भाई क्यों काम करने नहीं दे रहे हो इनको? देखिए, एलजी साहब हो चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी हो, हमारी उनसे कई बार बात हुई, मगर वो कभी भी काम करने से और दिल्ली वालों के लिए कोई भी विकास का काम करने से कोई नहीं रोकता है। अगर जो है आपकी नीयत ठीक हो, आप जो है ईमानदार हो, तो कोई आपको नहीं रोकेगा। मगर आपकी अगर सारी नीयत ही ख़राब है, आपके अंदर में भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति आ गई है। अब वो एमसीडी के चुनाव से पहले वो कहते थे कि अगर आप चाहते हैं कि डेंगू मलेरिया हो जाए आपके बच्चों को, तो आप उनको भाजपा वालों को वोट दे देना, अगर आप चाहते हैं ना हो तो हमें वोट दे देना। अब का आंकड़ा बता रहा है कि पहले कई वर्षों से जितना डेंगू मलेरिया अभी फैल रहा है उससे कभी इतना ज़्यादा फैला ही नहीं। फिर उन्होंने कहा पहाड़ को कम कर देंगे। मैंने कहा अजीत भाई कि ये व्यक्ति इतना झूठ बोलता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। और होता क्या है कि सुबह सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संजय सिंह कोई भी झूठ बोल देते हैं, बीजेपी वाले उनकी सफाई देते रहते हैं। ये कोई भी आरोप लगा देते हैं, सारा कांग्रेस बीजेपी वो उनकी सफाई देने में लग जाते हैं, क्योंकि मीडिया वाले हमसे पूछते हैं वो ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं। अब वो कहाँ हमारे पास में इतना समय है, तो हम अपना काम करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं, और ये झूठ पे झूठ ही बोले जा रहे हैं। तो एक कोई विकास का काम जो 11 साल में इन्होंने विकास के लिए किया हो, दिल्ली को जो है अपना डेवलप करने के लिए किया हो, एक कोई काम अरविंद केजरीवाल नहीं गिना सकता। एक मैं सिंगल काम बता रहा हूँ, ये जो सिग्नेचर ब्रिज बना, मेरे पिताजी के समय इसकी शुरुआत हुई थी। आज वो 25-27 साल के बाद में सिग्नेचर ब्रिज इनसे कंप्लीट हो पाया है। शीला दीक्षित जी के समय से चला आ रहा है।
जो उसकी कॉस्ट थी वो जो है 5 गुना बढ़ती जा रही है। तो दिल्ली में चाहे वो मेट्रो की बात हो, चाहे वो एयरपोर्ट तक की रोड की बात हो, चाहे वो ये जो हमारा द्वारका में इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बना, चाहे वो UER-2 बना, ये जितने भी काम है भारत सरकार ने करा है। चाहे वो इंडिया गेट का जो वहाँ पे अंडर टनल बना, रोड बनी, ये सारे काम भारत सरकार ने करा है। मगर दिल्ली सरकार ने एक कोई सिंगल काम बता दीजिए, वो जो अपनी 8 वो बताते हैं रेवड़ियाँ हम दे रहे हैं, तो मैं उसके ऊपर में भी एक एक बात का जवाब दे सकता हूँ कि क्या है वो 8 रेवड़ी और क्या उसके लिए किया है। मगर कोई भी डेवलपमेंट का काम इन्होंने एक बार जो है बहुत बड़ा प्रचार किया कि दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बना दी है, और उसमें एक जो है हमारी वो थी ओलंपियन थी लेडी, उनको वाइस चांसलर भी बना दिया, उनके घर भी चले गए, लेटर भी दे दिया, वाइस चांसलर भी उनको नियुक्त कर दिया। अब वो दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ है? तो मैं वही कह रहा हूँ, दिल्ली वाले ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं तो होगी। अगर 1000 बार बोला है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहीं है ही नहीं। एक पत्रकार गए थे, उनको एक बोर्ड दिखा था लगा हुआ, एक पूरा जंगल टाइप का था, वहाँ पे बोर्ड था लगा हुआ। तो वो जहाँ पे बोर्ड है, मेरे गांव से जो आगे गांव है वहाँ पे टीकरी गांव, वहाँ पे वो जो है ज़मीन है 100 एकड़ की, मेरे पिताजी के समय पे एक्वायर हुई थी, जहाँ पे मेरे पिताजी का समाधि स्थल है, जहाँ पे उनकी अंत्येष्टि की थी दिल्ली सरकार ने। मगर एक भी ईंट नहीं लगी, ज़मीन इनके पास है। फिर जब इनको बोलेंगे ज़मीन है, कि हमारे पास में तो ज़मीन नहीं है। अब वो ज़मीन तो दिल्ली सरकार के पास है। 11 साल में क्या उसमें कॉलेज नहीं बन सकता था? कोई उसमें यूनिवर्सिटी नहीं बन सकती थी? 100 एकड़ ज़मीन है। यानी अब मैं क्या क्या बोलूँ, जो है ना, 1000 बातें बोलने के लिए 10 घंटा 20 घंटा मैं इनके झूठ को उजागर कर सकता हूँ। तो चाहे वो कूड़े की बात है, चाहे वो अभी आपने कहा जल भराव, हमने देखा पटेल नगर में जब वहाँ पे एक जो है कोचिंग सेंटर में 3 हमारे युवा, उनकी बच्चों की डेथ हो जाती है जल भराव के कारण। तो कहाँ गया इसका सीवेज सिस्टम? मतलब 3 हमारे जो कल को बच्चे देश का भविष्य होते, इतने जो है ब्राइट स्टूडेंट थे, वहाँ पर वो केवल वो जल भराव के कारण ही मरे थे। तब उस पे ये हमारे भाई साहब कुछ नहीं बोले। हाल ही में आप पे जो है एक व्यक्तिगत और जातिगत टिप्पणी जो है वो की गई और उसको भाजपा ने जो है वो तो उछाला भी। यहाँ पे मुझे यह समझ में नहीं आता है कि जो आदमी एक एक चाल, एक एक शब्द तोल करके बोलता है कि इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, उसने जाटों को क्यों टारगेट किया होगा? इस पे आपकी मतलब क्या टिप्पणी है? देखिए, उनको ये मालूम है अरविंद केजरीवाल को कि दिल्ली में जाटों की संख्या अच्छी खासी है और लगभग 28 सीटें जो भारी दिल्ली में आती हैं, जहाँ से मेरे पिताजी सांसद होते थे, तो वहाँ से हमेशा भारतीय जनता पार्टी का बोलबाला रहता है, वहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीतती है। तो इनको ये लगता है कि जाटों का मैं कोई विषय उठाऊंगा तो शायद उनको फ़ायदा मिलेगा। और इस बार उनके सामने भी जो है, मैं खुद ही जाट हूँ तो मैं लड़ रहा हूँ। तो पीछे उन्होंने राकेश टिकैत से भी मीटिंग करी कि यहाँ पे दिल्ली में जाटों का, मगर उनका कुछ है नहीं यहाँ पे दिल्ली में। तो जाटों की उन्होंने बात इसलिए उठाई क्योंकि उनको मालूम है दिल्ली में जाट का सबसे बड़ा, अगर मैं बात करूँ गांव देहात के इलाके में, तो सबसे बड़ा वर्ग जो है कोई जाति का है तो जाट जाति का है। तो मगर 11 साल में उनको जाटों की याद नहीं आई। 11 साल में अभी उन्होंने कहा कि सेंटर, ये तो मैं काटना चाहूँगा, ये तो वो डैमेज कंट्रोल में अभी जा रहे हैं ना कि ओबीसी वाले लिस्ट में हम डालेंगे। मैं बोल रहा हूँ कि जो आदमी इतना सोचता है उसने आपको क्यों टारगेट किया, आपकी जाति को लेकर के, मतलब वो गुंडा कहा और तमाम तरह से। मैं ये कह रहा हूँ कि ये आदमी जो इतना सोच समझ के बोलता है वो ऐसी मूर्खतापूर्ण हरकत क्यों करेगा, ये मुझे समझ में नहीं आया। ये वो जो भी कर रहे हैं, रोज़ वो जो चिल्ला रहे हैं मेरे ऊपर में, ECI जा रहे हैं, उनको अपनी हार सामने दिखाई दे रही है और उनको लग रहा है कि इस बार वो यहाँ से नई दिल्ली से तो उनकी ज़मानत जब्त होना तय है। और मैं आपको बता रहा हूँ आपके चैनल पे कि 17 तारीख को नॉमिनेशन का लास्ट डेट है। 16 तारीख को वो या तो अपनी दूसरी सीट को अनाउंस करेंगे या ये वाली सीट को छोड़ के जाएंगे, केवल इस सीट पे वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब उनको मालूम है कि मेरे पिताजी का दिल्ली में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, बहुत ज़्यादा नाम है, लोग आज भी उनको याद करते हैं, इज्जत करते हैं, और मैं उनके सामने लड़ रहा हूँ। तो पूरा दिल्ली देहात ये देखता है कि परवेश जो है वहाँ से लड़ रहा है, वो अगर वो जीतता है, कल को सरकार हमारी बन रही है तो उसको उसमें स्थान मिलेगा। तो इसलिए पूरा देहात इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़ा हो गया है। इसलिए अब वो
हमें जो है देशद्रोही कह रहा है, मेरे परिवार को देशद्रोही कह रहा है। अगर मैं लाडली योजना लेके आया तो मेरे को बोला ये तो देशद्रोही है। अभी मैं यहाँ के युवाओं को नौकरी देने की बात कर रहा हूँ तो बोल रहे ये तो देशद्रोही है। और मेरे को चुनाव लड़ने से रोका जाए इसकी वो शिकायत करके आ रहे हैं। रोज़ मेरे ऊपर में कोई ना कोई मेरे को गाली देने का काम कर रहे हैं। पूरी पार्टी मिलकर जो है मुझे गाली देने का काम कर रही है। मगर अगर मैं अच्छे काम कर रहा हूँ, मेरी संस्था के माध्यम से कर रहा हूँ, तो मुझे कोई नहीं रोक सकता है। अभी से पहले मतलब फिर जाति में यही कहूँगा कि अभी से पहले हमने दिल्ली में कभी कास्ट को लेकर राजनीति नहीं देखी है। दिल्ली में हमेशा राजनीति है मतलब डेवलपमेंटल वर्क्स को लेके ही रहती है, और कोई दिल्ली को लंदन बनाने की बात करता है तो मुद्दों पे राजनीति हुआ करती थी। कास्ट इस बार पहली बार यूज जो है वो केजरीवाल के द्वारा हो रहा है, जिस व्यक्ति ने स्वयं पहले बोल रखा है कि हम जाति की राजनीति नहीं करें। मतलब तमाम तरह के फॉल्ट जो वो गिनाते थे कि राजनीति में क्या क्या समस्याएं हैं, वो आज जाति पे, वो खाली जाट ही नहीं, उसने 3-4 और भी जातियों का नाम लिया, जिसको पूर्वांचल लिया। हाँ, पूर्वांचलियों से तो मुझे लगता है कि उन्हें कुछ अधिक समस्या है। आनंद विहार टर्मिनल पे पीक कोविड में 5 लाख लोगों को, उससे तो मैं, हमारे जैसे लोग या कोई भी सामान्य जनता, जब सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हो रही थी उस वक्त 5 लाख लोगों को तो क्रिमिनल ऑफेंस है और अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगना चाहिए ऐसे लोगों पे। उससे तो ठीक है, मैं पत्रकार हूँ वो बात अलग है, लेकिन ये सारी चीज़ें वो दिखती है हमें कि सामने वाला करना क्या चाह रहा है। तो और अभी तो पूर्वांचलियों को लेके जिस तरह का स्टेटमेंट दे रहा है, फिर उसको लुभाने की भी कोशिश हो रही है। देखिए, अभी उन्होंने पहले भी ये कहा था कि यूपी बिहार के लोग आ जाते हैं दिल्ली में इलाज कराने के लिए, और यहाँ पे वो इलाज कराने के बाद में भाग जाते हैं। और अभी उन्होंने कहा कि सारे जो है यूपी बिहार के लोग आ रहे हैं, फर्जी वोटर हैं, और वो यहाँ पे अपनी वोट बनाने के लिए आ रहे हैं और यहाँ पे वोट डाल के चले जाते हैं। तो तमाम जगह पर उन्होंने यूपी बिहार के लोगों को गाली देने का काम किया। और जैसे आपने बताया, कोविड में आनंद विहार बस अड्डे पर जो वहाँ पे 5 लाख आदमी इकट्ठे हुए, सारे जो दिल्ली में काम करते थे और वो अपने गांव जाना चाहते थे, और दिल्ली की सरकार ने उनको उनके हाल पर छोड़ दिया। और फिर उनमें से बहुत सारे लोगों की मौत भी हो गई थी कोविड में, मगर इसके बारे में भी कभी अरविंद केजरीवाल ने अपने ऊपर में जिम्मेदारी नहीं ली। तो अभी दिल्ली में ये जो है, मैं भी पहली बार देख रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल ये जो जातियों में हम सबको बांट रहा है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, कभी जाट है, गुज्जर है, ब्राह्मण है, जो है अपने गुरुद्वारे के ग्रंथी हैं, सिख हैं, पूर्वांचल है, उत्तरांचल है। कभी दिल्ली तो कॉस्मोपॉलिटन शहर है, दिल्ली में ये सारी बातें कभी नहीं थी। ना वो मेरे पिताजी के समय पे हुआ, ना वो शीला दीक्षित जी के समय पे हुआ। अब वो हो रहा है तो अरविंद केजरीवाल के समय पे हो रहा है, और वो इस बात की शुरुआत करते हैं। वो सारे धर्मों का नाम लेते हैं, जाति विशेष का नाम लेते हैं, और उसके बाद में हमको अपनी सफाई देनी पड़ती है। मगर दिल्ली में ऐसा नहीं होना चाहिए। दिल्ली में तो कोई भी एक ऐसी जाति नहीं है जिसकी संख्या बहुत ज़्यादा है। दिल्ली में सारी जातियों की संख्या लगभग बराबर ही है, और ऐसा कोई देश का जिला नहीं है जिसके लोग यहाँ पे रहते नहीं हैं, ऐसा कोई स्टेट नहीं है जिसके लोग यहाँ रहते नहीं हैं। तो ऐसे में अगर हम बात करते हैं 21वीं सदी की, हम बात करते हैं एक अच्छा भारत बनाने की, एक जो है मजबूत भारत बनाने की, उसमें जातियों पे ले जाते हैं, इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती देश के लिए। रेवड़ी वाले पॉइंट पे आते हैं। मोदी जी ने ही पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया, और उसके बाद हमने यह भी देखा कि उनके शब्द प्रयोग के बाद भी भाजपा ने भी, चाहे मध्य प्रदेश हो, उनके सक्सेस का एक बहुत बड़ा हाथ जो है लाडली बहना योजना स्कीम के तहत रहा। और उसके बाद एक ट्रेंड हमने देखा कि जो भी सत्तारूढ़ दल है और इस तरह के प्रोमिसेस करता है, झारखंड में हेमंत सोरेन जो है जीतते हैं उसको लेके, महाराष्ट्र में जो है लाड़की बहना योजना थी उसके कारण जीत होती है। तो ये सारा कुछ चलता है। अब एक सामान्य नागरिक के तौर पे जो टैक्स पेयर है, मुझे बुरा लगता है कि हमारे टैक्स का पैसा ये कहाँ पे इनडिस्क्रिमिनेटली मतलब किसी को भी दिया जा रहा है। उसमें जैसे 2100 वाली योजना अभी जो अनाउंस हुई, तो उसमें कोई, मुझे नहीं लगता है कि इन्होंने बताया है कि इसको देंगे उसको नहीं देंगे, इस तरह से है। लेकिन एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे जब मैं देखता हूं तो ये एक रियलिटी बन चुकी है हमारे पॉलिटिक्स की। अभी में कोई भी पार्टी इसके विरोध करने की स्थिति में मुझे नहीं दिखती है, और केजरीवाल जो है वो डबल डाउन कर रहा है। 1000 बोल रहा था, अब 2100 बोल रहा है। हो सकता है आप लोग का मैनिफेस्टो आएगा तो हो सकता है वो 3000 भी बोल दे। इसकी फ्री की जितनी स्कीम्स हैं उसका काउंटर आप कैसे करेंगे? भाजपा के पास क्या है उसको लेकर के? देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर आपका राज्य का एक जो है रेवेन्यू होता है,
जो आपको राज्य के लोग जो है टैक्स सारे इकट्ठा करके देते हैं, और अगर उसमें थोड़ी बहुत भी गुंजाइश आपको बचती है तो उसमें अगर आप कोई ऐसी स्कीम चलाते हैं जिसमें जन कल्याण की स्कीम है तो बुराई नहीं है। मगर आप राज्य के बजट को माइनस में डालकर फिर ऐसी स्कीम चलाते हैं तो आपको दिक्कत होती है, क्योंकि आपको उनमें सैलरी भी बांटनी होती है, आपको उनमें विकास के काम भी करने होते हैं। तो एक बात के लिए मैं हमारी सरकार को बधाई देता हूं, भारत सरकार को, कि जब से जीएसटी लागू हुआ है तब से सारे राज्यों का बजट वो 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना हो गया है। मगर अरविंद केजरीवाल बोलता है कि उसकी ईमानदारी के कारण में दिल्ली का बजट 25,000 करोड़ से 70,000 करोड़ हो गया, जो बिल्कुल गलत है। जीएसटी से पहले और जीएसटी के बाद का जो फ़र्क है ये सारे देश में हर राज्य में 4-5 गुना का हो गया है। अगर उसमें कोई हमको गुंजाइश है, वहाँ पर हमको बजट में अगर 2,000, 4,000 करोड़, 1,000 करोड़, 500 करोड़ भी हमको कहीं पर बचता है, उसमें हम कोई जन कल्याण की योजना लेकर आते हैं तो अपने को समझ आता है। मगर मैं सारी महिलाओं को 2100 दूंगा और आपका दिल्ली का बजट आज 7,000 करोड़ माइनस में चला गया है, आज वो डेफिसिट में चला गया है। अगर वो 7,000 करोड़ प्लस में होता तब आपको योजना लेके आते तो भी समझ में आता। पहले आपको डेवलपमेंट करनी है, पहले आपको लोगों के लिए घर बनाने हैं, पहले आपको फ्लाईओवर बनाने हैं, पहले आपको सड़कें बनानी है, पहले आपको सीवर लाइन डालनी है, पहले आपको साफ पानी देना है, पहले आपको यमुना साफ करनी है, पहले आपको प्रदूषण के ऊपर काम करना है। ये सारे डेवलपमेंट के काम करने के बाद पहले आपको युवाओं को रोजगार देना है, पहले आपको कॉलेज बनाने हैं, यूनिवर्सिटी बनाने हैं, आपको एक अच्छे मजबूत भारत का निर्माण करना है। ये सारी योजनाओं के बाद अगर फिर भी राज्य सरकार के पास में पैसा बचता है, उसके पास कोई गुंजाइश है, उसके बाद में अगर वो ऐसी फ्री की स्कीम चलाते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी राज्यों के सबके बजट वो जो है प्लस में चल रहे हैं तो वो चलाएं, कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली का बजट तो माइनस में चल रहा है। माइनस में चलने के बाद में आप ये कहेंगे कि मैं सारी महिलाओं को 2100 दूंगा, सारे पुजारियों को दूंगा, बहुत आपका स्वागत है अगर आप दे तो। वहाँ पे पंजाब में तो नहीं दे रहे, वहाँ पे 3 साल पहले बोल के आए थे, क्योंकि पंजाब का बजट भी माइनस में चल रहा है। तो दिल्ली का बजट भी माइनस में अगर कोई लाने का काम किया तो इन्होंने ही किया है। तो पहले दिल्ली को हमको बजट को प्लस में करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा प्लस में करना पड़ेगा, फिर हमको सारी जितनी भी समस्याएं हैं दिल्ली की वो सारी ख़त्म करनी पड़ेंगी। उसके बाद में सारी जन कल्याण की योजना चलाने के लिए हम भी चाहते हैं कि हम भी चाहते हैं कि महिलाओं को कोई पेंशन स्कीम में हो, पैसा हो, और वो करेंगे। ये केवल बोलता है भारतीय जनता पार्टी करती है, ये पंजाब में केवल बोल के आया, हमने मध्य प्रदेश में किया। वहाँ पे लाडली योजना में महिलाओं को उनके खाते में 1,500 रुपये आता है, क्योंकि वहाँ की सरकार अच्छी चल रही है, वहाँ पे उनके पास में पैसा रिजर्व में और भी पैसा है, वो कोई और भी योजना लेके आ सकते हैं। तो दिल्ली में ईमानदार सरकार होगी, दिल्ली में साफ नीयत की सरकार होगी तो हम जाएंगे प्रधानमंत्री जी के पास में, पैसा लेके आएंगे दिल्ली की योजनाओं के लिए। जो पैसा बचेगा उनसे ये सारी योजनाओं को अमली जामा पहनाएंगे। मगर दिल्ली सरकार का बजट माइनस में डालकर दिल्ली की विकास योजनाओं को ठप करके उसके बाद में केवल ऐसी झूठी सारी घोषणाओं को करके इससे कोई फायदा नहीं होने वाला किसी का भी। केजरीवाल जो ऑफर कर रहा है अभी इस चुनाव में, किस तरह से आप उसको काउंटर करोगे? देखिए, जो अभी इन्होंने 8 अपनी रेवड़ी की बात करी, पहली उन्होंने कहा बिजली की रेवड़ी। बिजली की सच्चाई ये है कि दिल्ली में जो हमारी बिजली की दरें हैं वो है 9.5 रुपया पर यूनिट, यूपी में है 5.5 रुपया पर यूनिट, दिल्ली में ऑलमोस्ट जो है डबल है। पहली बात तो दिल्ली के लोगों को बिजली फ्री मिल रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। दिल्ली के लोगों को 8 महीना बिजली का बिल नहीं आता और 4 महीने जो है 8,000, 10,000, 12,000 का आता है, तो वो पूरे साल का कवर कर लेते हैं। और जो दिल्ली के लोगों को बिजली का बिल फ्री नहीं मिलता, यानी कि जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं और जो उससे ऊपर के परिवार हैं, उनके यहाँ पर तो लाखों रुपए का बिल आता है। तो कोई दिल्ली में बिजली फ्री मिल रही है, ये केवल हमारे दिमाग की उपज है। दूसरा, वो कहते हैं पानी की रेवड़ी। दिल्ली में पानी साफ आता ही नहीं है दिल्ली के घरों में। अभी ये गए राजेंद्र नगर में, वहाँ पे ऐसे ही इन्होंने करके वहाँ पे पानी पी लिया, क्योंकि पीछे कमरे में 20 लीटर का बिस्लेरी का बॉटल लगाया हुआ था पाइप में, वहाँ से पानी निकला और पी लिया। अगले दिन हमारे कार्यकर्ता गए, जाकर देखा तो कोई पानी ही नहीं आ रहा था, और वो बोले 24 घंटा पानी आ रहा है। तो दिल्ली के लोगों के घर में 24 घंटा साफ पानी तो छोड़िए, 1 घंटा भी साफ पानी नहीं आता है। तो साफ पानी ही नहीं आ रहा तो पानी फ्री का कोई मतलब ही नहीं है। तीसरा, इन्होंने कहा स्कूल मैंने बनाए। स्कूल में तो इन्होंने घोटाला किया,
रेवड़ी के नाम पे ये रेवड़ी हजम कर गए। स्कूलों में जो इन्होंने क्लासरूम का घोटाला किया, जो क्लासरूम बन सकता था 30,000 रुपये में, वो इन्होंने बनाया 5 लाख रुपए का, तो वो एक अलग घोटाला किया। दूसरा, एक भी नया स्कूल इन्होंने नहीं बनाया दिल्ली में। जो भी स्कूलों के प्ले ग्राउंड थे उसी में नया एक वो बना दिया, बिल्डिंग बना दिया, बोला मैंने नया स्कूल बना दिया। वहाँ तो पहले से स्कूल चल रहा था, पहले 500 बच्चे थे, वही अपना 500 बच्चे पढ़ रहे हैं। तो और ये स्कूलों की मैं बात करूं तो दिल्ली के 80% जो स्कूल हैं दिल्ली सरकार के, उनमें प्रिंसिपल ही नहीं है। 80% स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है, और 50% स्कूलों में साइंस ही नहीं पढ़ाई जाती। केवल बच्चों के पास में कॉमर्स या जो है ना ह्यूमैनिटीज़ की ऑप्शन है, साइंस ही नहीं है। तो वो बच्चा कभी डॉक्टर इंजीनियर बन ही नहीं सकता है। तो साइंस नहीं पढ़ाई जाती, प्रिंसिपल नहीं है, टीचर्स को पैसा नहीं मिलता, तो ये भी बिल्कुल ही जो है फिर अपना झूठी बात है। फिर वो बात करते हैं बस का, हमने बस को महिला के लिए फ्री कर दिया। अब आदमी को बस का काम होता है कि वो अपने घर से निकलकर ऑफिस जाए, तो आपने यहाँ के गरीब लोगों को तो घर दिया नहीं, तो जो बस तो गरीब आदमी यूज़ करता है, अमीर आदमी तो यूज़ नहीं करता। तो आपने कहा कि मैं आपको घर दूंगा, घर दिया नहीं। आपने कहा रोज़गार दूंगा, रोज़गार दिया नहीं। तो ना उसके पास घर है ना ऑफिस है, तो वो कहाँ से कहाँ जा रहा है। और किसी बस स्टैंड पे 5 महिला खड़ी हो जाती हैं तो बस रोकता नहीं, उनको देख के रोकता नहीं है। और जो बस की संख्या 15,000 होनी चाहिए, आज वो केवल 2-2.5 हज़ार हैं दिल्ली में। तो यानी कि लोगों को बस की सुविधा मिल ही नहीं रही है। तो मैं बस फ्री दे रहा हूँ, ये भी बिल्कुल झूठ है। फिर वो बोलते हैं मोहल्ला क्लिनिक। मोहल्ला क्लिनिक की दवाई खाकर अभी पीछे 3 बच्चों की मृत्यु हो गई। तो वो क्या करें ऐसा मोहल्ला क्लिनिक का। और आधे मोहल्ला क्लिनिक में उनके जो है कुत्ते बिल्ली सो रहे हैं, वहाँ पे जानवर सो रहे हैं, वहाँ पे जो है अपना नशेड़ी लोग जाके शराब पीते हैं। तो ऐसे इनके मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं। फिर इन्होंने बोला फ्री तीर्थ यात्रा, तो ये भी बिल्कुल, इसमें भी बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। तीर्थ यात्रा के नाम पे उसमें अगर 10 लोग जा रहे हैं तो 50 लोगों का ये जो है अपना रीएम्बर्स कर देते हैं बिल, उसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। फिर उन्होंने कहा महिला सम्मान। महिला सम्मान तो इन्होंने पंजाब में दिया नहीं, वहाँ पे 3 साल से दिया नहीं एक भी महिला को, तो यहाँ पे कैसे देंगे महिला सम्मान। फिर इन्होंने कहा संजीवनी। तो संजीवनी में जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान योजना लागू करी पूरे देश में 5 लाख रुपया, जिसमें हर आदमी को फ्री का इलाज मिलता है, वो इन्होंने दिल्ली में लागू नहीं करी। तो उसी का नाम बदल कर कि मैं संजीवनी करूँगा, बाद में वो मोदी जी को बोलेंगे कि आप ही ले आइए आयुष्मान। सारी की सारी झूठ है। इनमें से विकास का कौन सा काम है बताइए। एक भी काम उनका विकास का तो हो। और जो भी ये बोल रहे हैं वो सारा झूठ है। अब ये रेवड़ियों के नाम पे 8, ये जो है रेवड़ियों के नाम पे वो 12 रबड़ी जो है ना डकार गए। पहले उन्होंने शराब का घोटाला किया, फिर उन्होंने जल बोर्ड का घोटाला किया, फिर उन्होंने क्लासरूम का घोटाला किया, मोहल्ला क्लिनिक का घोटाला किया, फिर वो बसों में पैनिक बटन का घोटाला किया 500 करोड़ का, फिर उन्होंने सीसीटीवी कैमरा का घोटाला किया 571 करोड़ का, उन्होंने राशन वितरण का घोटाला किया 5400 करोड़ का। मतलब सारा राशन दे रहे हैं मोदी जी, उसको वितरण के नाम पर इन्होंने इतना बिल बना दिया 5400 करोड़ रुपए का, वो सारा डकार गए। फिर उन्होंने टैंकर माफिया का अलग से घोटाला है। जो मैं पानी की बात कर रहा था, अभी साफ पानी क्यों नहीं देते, क्योंकि साफ पानी दे देंगे तो टैंकर ख़त्म हो जाएंगे। तो टैंकरों की संख्या बढ़ते जा रही है, ये भी आतिशी जी ने आप कहा था मुँह से। तो टैंकरों की संख्या बढ़ते जा रही है, इसलिए वो साफ पानी नहीं देते, तो वो एक अलग घोटाला है। फिर वो शीश महल का घोटाला किया, फिर उन्होंने वक्फ बोर्ड में घोटाला किया, फिर उन्होंने डीटीसी बस का घोटाला किया। तो 8 ये रेवड़ियाँ दिखाकर हजारों करोड़ का घोटाला इन्होंने कर दिया। तो ये सब झूठ है अजीत भाई। मूलतः आप ये कह रहे हैं कि केजरीवाल यदि कोई स्कीम ला रहा है तो उसका इंटेंट डेवलपमेंट का नहीं है, उसका इंटेंट पैसा मारने का है। देखिए, अगर एक व्यक्ति जिसको दिल्ली की जनता ने फ्री फोकट में 3 बार मुख्यमंत्री बना दिया, जो कभी दिल्ली के लोगों के सुख दुख में गया नहीं था, कभी उनको चाय पिलाई नहीं थी, केवल एक आंदोलन के रूप में उसका जन्म हुआ और वो सीधा जाके मुख्यमंत्री के शीश महल पर बैठ गया। वहाँ पर उसने अपने शीश महल में पूरा सिल्क का कारपेट है, बाहर आता है तो फटी हुई चप्पल में आता है। अंदर वो टॉयलेट का 15 लाख रुपए की सीट है और वो डबल एक्सेल की शर्ट पहन के आता है। 500 रुपये का रेनॉल्ड का पेन लगाता है, 1 करोड़ रुपए का झूमर लगा हुआ है। अभी तो हमने केवल वो शीश महल को फ़ोटो में ही देखा है। फ़ोटो में देख के लगता है कि कोई जो है ना, कोई वहाँ के दुबई के शेख का महल है। अगर जब उसको अंदर जाके देखेंगे, अगर कभी मेरे को मौका मिला मैं आपको लेकर जाके दिखाऊंगा अंदर, तो आपको लगेगा कि एक मुख्यमंत्री, ऐसा आदमी, वो भी केजरीवाल, जो कहता था, ये उनका एफिडेविट है मेरे पास में,
ये एफिडेविट जो उन्होंने 2013 में दिया था, 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पे ना, 10 रुपये स्टैम्प पेपर पे 2013 में इन्होंने लिखा कि मैं बड़ा बंगला नहीं लूँगा, मैं सामान्य घर में रहूँगा, मैं जन लोकपाल बिल लेके आऊँगा, मैं अनावश्यक कोई जो है सुरक्षा नहीं लूँगा। ये सब उन्होंने लिखकर साइन किया हुआ है अरविंद केजरीवाल ने। अब ये साइन भी उसका झूठा है या सच्चा है, किसने किया हुआ, पीए ने किया हुआ, किसने किया हुआ, ये भी नहीं पता। हर चीज़ उन्होंने झूठ बोली है, एक एक बात उनकी झूठी है, एक एक वीडियो उनका झूठा है, शपथ पत्र उनकी झूठी है, कसम उनकी बच्चों की झूठी है, अंधा से जो उन्होंने प्रॉमिस किया वो उनका झूठा है, जो उन्होंने यमुना मैया की कसम खाई वो उनकी झूठी है, जो उन्होंने शराब का घोटाला किया वो उनका सच्चा है, जो उन्होंने शीश महल बनाया वो उनका सच्चा है। अब थोड़ा सा हम आते हैं ऑन ग्राउंड जो कैंपेन चल रहा है उसमें। अभी भाजपा को सांकेतिक तौर पे गाली गलौज पार्टी कह के इनके पोस्टर्स अभी हम आ भी रहे थे आपके यहाँ, वहाँ पे बहुत सारी जगह पे होर्डिंग्स हमने लगे हुए देखे हैं। तो आप लोगों ने कई जगह पे भाजपा बीजेपी फॉर दिल्ली हैंडल है उसमें केजरीवाल को दोगला और दोगलापन करता हुआ बोला है। तो केजरीवाल को दोगला आप लोग क्यों कहते हैं? देखिए, वो जो वो दिखाते हैं स्क्रीन के ऊपर में, वीडियो में, वो बिल्कुल अलग इमेज है, और वो जो करते हैं वो बिल्कुल अलग इमेज है। अभी कल शाम को मेरे घर के पीछे सर्वेंट्स क्वार्टर है, वहाँ पर वो आए थे, और वहाँ पे जो वहाँ के बेरोज़गार युवा हैं, मेरे पास में उनका वीडियो है, वो उनको कह रहा था कि हमें आपने नौकरी भी नहीं दी और आपने वायदा किया था, हमारे घर में बिजली का बिल भी महंगा आ रहा है। तो वो केजरीवाल उनको बोल रहा है कि मेरे को 5 साल और दे दो, मैं आपको नौकरी दूंगा। वो खुद ये मानता है कि 11 साल में उसने एक भी युवा को नौकरी नहीं दी, और वो बिजली का बिल भी जो महंगा आ रहा है वो भी मैं ही कर रहा हूँ, मगर वो कह रहा है 5 साल और दे दो फिर मैं करूँगा। आज उसकी हालत ये हो गई है केजरीवाल की ग्राउंड पर कि यहाँ के जो उसके अपने पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जो मेरे साथ में काम करने को तैयार हैं, और मेरे साथ में बहुत सारी लंबी लिस्ट है जो मेरे साथ में आ चुके हैं, जब उसको पता लगता है कि ये आदमी भी परवेश भैया के साथ चला गया है, तो अभी एक उनकी अपनी कार्यकर्ता के घर पे बस्ती में झुग्गी में 1 घंटा बैठकर आया। वो कार्यकर्ता मानी नहीं, उसने इनको बहुत सुनाया, और इतने इतने कार्यकर्ता इनके दुखी, अपने कार्यकर्ता, एक इनका मंडल अध्यक्ष था, अनिल मौर्य नाम है उनका, उसने मुझे कहा कि भैया मेरे को 3 बार मेडिकल की जो है ज़रूरत पड़ी, मेरी बीवी प्रेग्नेंट थी, मैं हॉस्पिटल गया और वहाँ पे एक ही बेड पे पहले से 3 पेशेंट थे, मेरी बीवी को बोला इसी में लेट जाइए, मेरी प्रेग्नेंट बीवी को बोला कि एक बेड पे 4 जो है, तो वो कह रहा वो कैसे लेट सकती थी, मेरा तो बच्चा भी बीमार होता, बीवी भी हो जा। तो फिर उसने बोला मेरे बेटे को डेंगू हुआ, तो फिर मैं हॉस्पिटल गया, दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल में, वहाँ पे मेरे से 20,000 रुपया लिया गया। फिर उसने बोला मेरे को कोविड हुआ, तब मैं गया तो भी मेरे को इलाज नहीं मिला। उसने बोला मैं इनका मंडल अध्यक्ष हूँ, केजरीवाल को मैंने इतनी मेहनत करके 3 बार जिताया, मगर मेरे को जब फ्री का इलाज नहीं मिला, मेरे को कोई सुविधा नहीं मिली, तो आम आदमी को क्या मिलती होगी। तो ये इसका दोगलापन है, जो अपने लोगों के साथ नहीं खड़ा होता है, जो अपनी नई दिल्ली की जनता के साथ में खड़ा नहीं होता है। कल ही एक अखबार में मैंने देखा, उसमें न्यूज़ थी कि अलीगंज में, वहाँ पे जो झुग्गी बस्ती हैं, जहाँ पर 1000 महिलाएं हैं, उनके लिए एक भी शौचालय नहीं है। ये भारत की राजधानी में हम लोग रहते हैं, नई दिल्ली में, जिसका विधायक यहाँ से 11 साल से अरविंद केजरीवाल है, उसकी एक यहाँ पे बस्ती है जिसमें एक भी शौचालय नहीं 1000 महिलाओं के लिए। उसमें लिखा हुआ है कि सुबह 4 बजे महिलाओं की लाइन लगती है आसपास के टॉयलेट में, वहाँ पे 100 महिलाएं सुबह 4 बजे 5 बजे वहाँ पे लाइन लगा के खड़ी रहती हैं। तो क्या वो हमारी देश की इज्जत बढ़ा रहे हैं? उनको इतनी शर्म नहीं आती? अपना शीश महल बनाया, मगर महिलाओं के लिए शौचालय भी नहीं बना पाए। युवाओं को कोई भी रोजगार देने की बात तो अलग है, मतलब हमारी महिलाओं की इज्जत भी नहीं वो कर पाए। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? अभी एक और ट्वीट आया था इनके, जिसमें आपके फोटो के साथ कपड़े का एक पॉलीथीन था, उसमें आपका एक पोस्टर था छोटा सा, वो कह के, और फिर बोला गया कि प्रवेश वर्मा जो है वो लोगों को 1100 रुपये भी बांट रहे हैं, जॉब मेला आप लगा रहे हैं, उसको लेकर के भी उन्हें समस्या है, और वो बोल रहे हैं कि ईडी की आपके ऊपर रेड वेड होनी चाहिए। इसका मतलब इस पे क्या है आपकी टिप्पणी? देखिए, मैं जो है खुद, हम जो है 5 भाई बहन हैं, मेरी 3 बहनें हैं, मेरी 2 बेटियां हैं। मैं महिलाओं की बहुत इज्जत करता हूं। मेरी बेटियां तो जो भी मुंह से निकाल देती है वो मेरे लिए भगवान की आवाज़ होती है।
तो महिलाओं से जब मैं मिला, यहाँ की महिला बहनों से जब मैं मिला, तो उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों को रोज़गार नहीं है, हमें कोई भी मंथली पेंशन नहीं है, हमें कहीं से भी कोई पैसा नहीं है। तो इतनी गरीब अवस्था में सब लोग, यहाँ पे नई दिल्ली विधानसभा की बात कर रहा हूँ जहाँ पे अरविंद केजरीवाल 11 साल से थे। तो मैंने कहा कि कुछ तो मुझे करना चाहिए। तो मेरी संस्था है जो मेरे पिताजी ने शुरू करी थी, राष्ट्रीय स्वाभिमान, और वो 25 साल से काम कर रही है, आज से नहीं कर रही, और वो पूरा साल काम करती रहती है। तो मैंने संस्था में बात करी, संस्था में स्कीम पास कराई कि हम, जैसे मध्य प्रदेश में लाडली योजना चल रही है, उसी के तर्ज पर क्या मैं नई दिल्ली विधानसभा की महिलाओं के लिए काम कर सकता हूँ। तो मैंने काम करना स्टार्ट किया, सबके कार्ड बनाए, सबको मैंने मंथली सहायता देना शुरू किया, मैंने दिया। अब अरविंद केजरीवाल को क्या तकलीफ़ हो सकती है, मैंने अभी तक नॉमिनेशन नहीं भरा, कोई भी इलेक्शन का अभी तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ, और तो मेरे को कोई भी कानून ये काम करने से रोक ही नहीं सकता। और एनजीओ कोई भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में नहीं आता है। तो अगर कोई इलेक्शन हो रहा है तो उसमें एनजीओ किसी गरीब की मदद करने से क्या वो अपने काम को रोक देगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 25 साल से हमारा काम निरंतर चला आ रहा है। तो क्योंकि मैं यहाँ की महिलाओं की मदद कर रहा हूँ, अगर मैं उनकी जगह होता 11 साल मुख्यमंत्री और मैंने काम किए होते, तो मैं कहता कि जो भी मेरे सामने कुछ भी कर रहा है उसको करने दीजिए। मैंने लोगों के लिए बहुत काम किया है, लोगों की बहुत सेवा करी है, लोगों को बहुत सारे रोजगार दिए हैं, सारी समस्याएं ख़त्म कर दी है। चाहे कोई 1100 बांटे, 5000 बांटे, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, लोग तो मुझे वोट देंगे। उन्हें मालूम है उन्होंने काम नहीं किया, उन्होंने एक भी आदमी की, गरीब आदमी की मदद नहीं करी। कभी किसी गरीब आदमी को, यहाँ के नई दिल्ली के लोगों को अपने घर में घुसने नहीं दिया, उनको रोज़गार नहीं दिया, दवाई नहीं दी, कोई भी एक भी बस्ती वालों को मकान नहीं दिया। उनको मालूम है अगर ये प्रवेश उनके लिए खड़ा हो जाएगा तो उनकी ज़मीन उनको हिलती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए वो चिल्लाना शुरू कर दिए। यहाँ के हजारों जो हमारे युवा भाई हैं, सारे बेरोजगार हैं। मैंने कहा कि अगर मैं आपकी मदद, मैं जो है बहुत सारी कंपनियों को जानता हूँ, तो मैं 50 से ज़्यादा कंपनियों में बात किया। मैंने उनको कहा कि क्या आप यहाँ के जो हमारे युवा बेरोजगार भाई हैं उनका इंटरव्यू कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो आप उनको अपनी कंपनी में जॉब दे देना। तो वो तैयार हो गए। तो मैं केवल एक जो है जॉब फेयर को कंडक्ट कर रहा हूँ, यहाँ के युवाओं को उनसे मिलाने का काम करूँगा। वो आएंगी सारी कंपनियाँ, उनके एचआर के लोग आएंगे, वो उनका इंटरव्यू करेंगे। अगर वो हज़ारों बच्चों को नौकरी दे देते हैं तो मैं कौन सा देशद्रोह का काम कर रहा हूँ? मेरे इन दोनों कामों के खिलाफ में वो इलेक्शन कमीशन में जाके कहते हैं कि इसको चुनाव लड़ने से रोक दिया जाए। जो काम अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहते हुए 11 साल में नहीं कर पाया, मैंने 15 दिन में, बिना मुख्यमंत्री रहे, बिना विधायक बने, बिना मंत्री रहे, बिना सांसद रहे, मैंने 15 दिन में अगर वो काम कर दिए, तो इससे अरविंद केजरीवाल को चिढ़ क्यों है? चिढ़ का तो ऑब्वियस सा कारण है। एक तो संदीप दीक्षित भी आ गए हैं आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में, आप भी हैं, दोनों ही मतलब उनके लिए तो पहले एक वॉकओवर टाइप का अभी तक मिलता रहा है, बट इस बार संभवतः ऐसा होता हुआ दिखता नहीं है। और वही मुझे लगता है कि लगातार उनके अवचेतन में ये सब चल रहा है। अब 29 दिसंबर को आपका एक कथन आता है प्रेस में कि भाजपा में यदि अंतर्कलह ना हो तो हम लोग कोई भी चुनाव नहीं हारने वाले हैं। ये कथन आपने क्यों कहा? क्या ऐसा कुछ है बीजेपी के अंदर? क्योंकि यदि हम कैंपेन की भी बातें करें, और मैंने पहले भी जो वीडियोस बनाए हैं उसमें मैंने भी यह देखा है कि कहीं ना कहीं कैंपेन में एक रूपता हमें नहीं दिखती है। जैसे केजरीवाल की अगर कोई पॉलिसी पे बात होनी हो तो उसके 5-7 जो भी टॉप के लीडर हैं, सबके हैंडल से एक ही समय में आधे घंटे के अंदर डिजिटली भी उसी तरह कैंपेन चलता है, फिजिकली भी वो लोग जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, सब साथ दिखते हैं। भाजपा में ये नहीं दिखता है। हो सकता है कि आप विपक्ष में हैं, इस कारण आप जो है हमेशा अभी ऑन द मूव होंगे, तो हो सकता है साथ ना बैठ पा रहे हो, लेकिन ये आप ही का स्टेटमेंट है, तो इसको कैसे क्लैरिफाई आप करेंगे? देखिए, दो बातें मुझे लगती हैं कि एक तो भारतीय जनता पार्टी कोई भी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है, तो और एक हमारे पास में कोई अगर यहाँ पे मुख्यमंत्री का उम्मीदवार होता तो शायद ये बातें नहीं होती। मगर बहुत सारे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, बहुत सारे बड़े बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में। हमारी सरकार बनेगी तो ये जो है निश्चित ही पार्टी के लिए भी बड़ी चिंता का विषय होगा कि इतने सारे बड़े बड़े नेताओं में किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए। और अब
पूरे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, हजारों लाखों कार्यकर्ता आ गए हैं, एक एक सीट के ऊपर में 20-20, 30-30, 40-40 उम्मीदवार टिकट मांग रहे हैं, उनमें से एक व्यक्ति को टिकट मिलेगा, बाकी लोगों में नाराज़गी तो रहती है। तो इन सारे लोगों को समझाना, और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को कोई भी दूसरी पार्टी नहीं हरा सकती। भारतीय जनता पार्टी को केवल भारतीय जनता पार्टी हरा सकती है, कोई भी दूसरी पार्टी नहीं हरा सकती, क्योंकि हम लोग इतने ताकतवर हैं, हमारे पास कार्यकर्ताओं की इतनी स्ट्रेंथ है, जनता का प्यार है, हमारे पास में मोदी जी जैसा लीडर है, सब कुछ है। अब जब बहुत सारा कुछ हो जाता है ना, तो भी चिंता का विषय हो जाता है। तो वो हमारी पार्टी में मुझको दिखता है। तो एक बार ये संगठित होके पूरी पार्टी अगर इलेक्शन लड़ ले, तो फिर हमको कोई नहीं हरा सकता। मतलब आप प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी बता रहे हैं। प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी में बता रहा हूँ कि बहुत सारा है, बहुत कार्यकर्ताओं की फौज है, बड़ा परिवार है। तो इतना सब होता है तो सबको कोई ना कोई पद चाहिए होता है। अब सबको जो है ना पद भी बिल्कुल फिक्स है कि इतने ही पद मिलेंगे, तो उसमें कार्यकर्ता नाराज हो जाते हैं। तो है अपना समस्या, मगर ये वाले चुनाव में एक बात तय है कि अब सबने ये ठान लिया है कि एक बार अरविंद केजरीवाल को हरा देते हैं, बाकी बाद में देखेंगे। केजरीवाल का एक और आरोप आप लोगों पे लगता रहा है, वो कहते हैं कि भाजपा वाले जो है संदीप दीक्षित को मोहरा बना करके रख रहे हैं, वो जैसे उनको गाइड करते हैं। वस्तुतः वो बोल रहे हैं कि भाजपा और कांग्रेस का गठबंधन हो गया है। थोड़ा सा ये बताइए कि आप लोगों ने गठबंधन मतलब क्यों किया, ये समीकरण आप लोगों ने क्यों बनाया? देखिए, मुझे तो ये लगता है कि संदीप दीक्षित और ये जो अरविंद केजरीवाल जी बड़े अच्छे मित्र हैं, क्योंकि जब ये थे शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थे, तभी अरविंद केजरीवाल जी उनके घर पे ही मिलते थे, 12-18 घंटे उनके घर पे बैठे रहते थे, पीछे संदीप दीक्षित जी के साथ में कमरे में बैठकर वो ये सारी प्लानिंग करते थे कि दिल्ली के लिए क्या करना चाहिए। तो मुझे तो ये अनुमान था कि वो दोनों बहुत ही अच्छे गहरे दोस्त हैं। अब वो संदीप दीक्षित जी लड़ रहे हैं, तो मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल की उसमें कोई ना कोई चाल होगी। वो जो है मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। पहले ये जो है इंडिया अलायंस बनाते हैं, कई राज्यों में जाके चुनाव लड़ते हैं, हार जाते हैं मोदी जी के सामने, फिर एक दूसरे को गाली देते हैं, आरोप करते हैं। अभी ये दिल्ली में जो है कांग्रेस को लगता है कि भाई हमें अपने आप लड़ना चाहिए, क्योंकि पहले इनकी सीटों के ऊपर में लड़ाई हो रही थी। ये बोलते थे, कांग्रेस बोलते थे 30 सीटें दे दो, वो बोलते थे आपको 10 देंगे। फिर वो कांग्रेस ने बोला 20 दे दो चलो, वो बोलते आपको तो 8 देंगे। तो उन पे ये लड़ाई होती रही। अब वो सीटों पे लड़ाई हुई, सीटों पे बात नहीं बनी, हमारे कितने मंत्री होंगे सरकार में, कितनी सीटें मिलेंगी, कौन कौन सी मिलेंगी, उस पर बात नहीं बनी। तो वो फिर ये कोई अलायंस नहीं बना। अब अलायंस नहीं बना तो वो हमारे साथी हो गए, वो हमें हेल्प कर रहे हैं। तो ये तो नैरेटिव कहाँ चलने वाला है। एक दीपक चौरसिया अभी एक न्यूज़ डिबेट था, उसमें उन्होंने एक बड़ी रोचक बात बताई कि कांग्रेस जितनी आक्रामक अभी से 15 दिन पहले थी, उसके कारण केजरीवाल ने राहुल गांधी के पास यह संदेश भिजवाया कि भाई हमें मोदी को हराना है, और आप जो है थोड़ा सा टोन डाउन करने बोली अपने कैंपेन को। और फिर दीपक जी ने ये बात भी बोली कि हम देख भी रहे हैं कि जैसे शीश महल वाली बात आती है, अचानक से कांग्रेस उस पर कैग की रिपोर्ट आती है, उस पर कहीं पे भी कांग्रेस का कुछ दिखता नहीं है। तो क्या वास्तव में कांग्रेस, आपको लग रहा है कि उन्होंने टोन डाउन किया हुआ अपना कैंपेन इसके खिलाफ कि अंततः जो है मोदी को हमें डिफीट करना है? नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे ये लगता है कि कांग्रेस को एक बात तो ये पता है कि जब वो दिल्ली में लुप्त हो गए, तो वो लुप्त होने का कारण ये था कि आम आदमी पार्टी उनका सारा वोट बैंक खा गई। तो जितना भी कांग्रेस का वोट शेयर था वो सारा शिफ्ट हो गया आम आदमी पार्टी को। तो कांग्रेस को ये लगता है कि जब तक ये लोग नहीं ख़त्म होंगे, आम आदमी पार्टी ख़त्म नहीं होगी, तब तक वो दिल्ली में दोबारा जिंदा नहीं हो सकता है। हमेशा इनको 10 सीटों पे लड़ाता रहेगा। तो वो ये सोचते हैं कि अगर हमको जिंदा होना है अकेले को, कल को कांग्रेस की सरकार दिल्ली में बनानी है, तो एक बार पहले इसको हराना पड़ेगा अरविंद केजरीवाल, क्योंकि इनका और इनका दोनों का वोट शेयर बिल्कुल सेम है। तो ये जब तक केजरीवाल ख़त्म नहीं होगा, इनका वोट इनको वापस नहीं जाएगा। बीजेपी का वोट तो बिल्कुल सेम है और वो फिक्स्ड है। तो हमको उसी को जो है 5-10% को जो है बढ़ाना पड़ता है, मगर इन दोनों का वोट बैंक तो सेम है। तो जब तक आम आदमी पार्टी ख़त्म नहीं होगी कांग्रेस दिल्ली में, वो उसका दोबारा जन्म नहीं हो सकता।
तो शायद ये कारण होगा कि कांग्रेस यहाँ पे अलग से लड़ रही है। भाजपा ने अभी तक मैनिफेस्टो क्यों नहीं निकाला और प्रत्याशियों की लिस्ट भी नहीं आई, तो इससे एक तरह से थोड़ी सी बेचैनी हो रही है काडर में भी, मुझे लग रहा है, और बाकी लोग भी कह रहे हैं कि यार इतना डिले क्यों है। क्या सही में आप जो बोल रहे हैं कि अंतरकलह है, इस तरह की बात है, उसी कारण या कोई स्ट्रैटेजी है, इतना डिले क्यों? नहीं, कोई मैं नहीं मानता अंतरकलह वाली बात है। हाँ कि एक एक सीट पे 40-40 लोग उम्मीदवार हैं, पार्टी में इतना ज़्यादा लोकतंत्र है कि वो नीचे समिति अध्यक्षों से भी पूछते हैं, बूथ अध्यक्षों से भी पूछते हैं, सारे पोलिंग स्टेशन इंचार्ज से भी पूछते हैं, नीचे की सारी प्रक्रिया, और वो सारी पूरी करके फिर वो सर्वे देखते हैं, फिर उनको जो सबसे मजबूत उम्मीदवार लगता है उसको टिकट देते हैं। तो प्रक्रिया बहुत लंबी है। जैसे मैंने कहा, एक कोई भी व्यक्ति की पार्टी नहीं है। व्यक्ति की पार्टी होती तो 2 मिनट में फैसला अरविंद केजरीवाल जी के जैसे हो जाता, मगर यहाँ पे प्रक्रिया बहुत लंबी है। मगर इसमें मैं समझता हूँ कि जल्दी होना चाहिए था, और आज हमारी लिस्ट आ रही है, हमारा मैनिफेस्टो भी बनकर तैयार है। जैसे लिस्ट आ जाएगी 1-2 दिन में जो है हमारा मैनिफेस्टो भी आ जाएगा। लिस्ट पे एक और मतलब कल से चल रहा है और थोड़े से हिंट दिए जा रहे हैं कि संभवतः नुपुर शर्मा की वापसी जो है मतलब मेन स्ट्रीम में हो, क्योंकि एक तरह से जैसे उनको पार्टी से निलंबित भी किया गया और उसके बाद कंप्लीटली पब्लिक लाइफ से, हो सकता है उनके पर्सनल लाइफ पे थ्रेट के कारण किया गया हो, वो हम सब समझते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे जो मैं पढ़ पा रहा हूँ वो ये है कि नुपुर शर्मा को लेकर के ये लोग भावुकता का विषय बन चुका है कि उनकी वापसी होनी चाहिए सक्रिय राजनीति में। अच्छी वक्ता है, भाजपा को लगातार डिफेंड करती रही, और उन्होंने जो बोला था ऐसा भी नहीं था कि उन्होंने कहीं अपने से बना करके बोला। वो परिस्थितियां इस तरह से बनती हैं, और ठीक है पॉलिटिक्स भी देखनी है पार्टी को, तो उस कारण से उनको निलंबन दिया गया। इस पे क्या है, मतलब ठीक है ऑब्वियस सी बात है कि आप तो जब तक लिस्ट नहीं आएंगी तो वो बात तो बताएंगे नहीं, बट इन जनरल नुपुर शर्मा की वापसी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? देखिए, मैं मानता हूँ कि नुपुर शर्मा के साथ जो हुआ वो बिल्कुल ही नाइंसाफ़ी थी, और मैं मानता हूँ कि होना चाहिए। अभी बहुत उन्होंने समय बिता दिया है, और अभी उनकी सज़ा ख़त्म होनी चाहिए और उनकी वापसी होनी चाहिए। एक और प्रश्न है रोहिंग्या वाले इशू को लेकर। हालांकि आप लोगों ने ही इसको छेड़ा था और बाद में संभवतः ये बैकफायर कर गया आपका कैंपेन, क्योंकि लोग पूछने लगे कि भाई सीमा तो जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा होती है, वो तो भाजपा के अंदर आती है, तो फिर भाजपा के पास ये कहने का तो बनता नहीं। ये तो एक एस्पेक्ट हो गया, लेकिन दूसरा एस्पेक्ट अमानतुल्लाह खान वाला है, राघव चड्ढा वाला है, केजरीवाल वाला है कि इन लोगों ने वास्तव में, भले ही पूरी दिल्ली में साफ पानी ना आ रहा हो, ऐसे कॉलोनीज में हमने देखा है साफ पानी भी आता है। ऐसे कॉलोनी को दिल्ली गवर्नमेंट का प्रोटेक्शन भी मिला हुआ है, और खुल्लम खुल्ला इनके विधायक जो उनको प्रश्रय देने की बातें करते हैं। तो इस इशू को कैसे टैकल करेंगे आप लोग? पिछले कुछ सालों से जो भी हमारी सीमाओं से बांग्लादेशी रोहिंग्या आते थे वो तो बिल्कुल ना के बराबर हो गई है संख्या, मगर उससे पहले जो दिल्ली में या भारत में प्रवेश कर गए थे और वो पश्चिम बंगाल के रास्ते या वो जो है जहाँ पर भी ये लोग रहते थे, तो अरविंद केजरीवाल ने क्या किया, उन सबको दिल्ली बुलाने का काम किया, और दिल्ली बुलाकर उन सबके राशन कार्ड बनाते थे। दिल्ली वालों को फ्री बिजली मिले ना मिले, इन लोगों को ज़रूर फ्री बिजली मिलती थी। इन लोगों को पानी का उन्होंने कनेक्शन दिया, बिजली का कनेक्शन दिया, और इनके विधायकों ने कई बार उनके राशन कार्ड के कैंप बनवाए, कैंप लगवाए। तो आज इन सभी लोगों को राशन कार्ड हो या इनका वोटर कार्ड हो या इनके घर के सारे डॉक्यूमेंट्स हो, अगर वो देने का पक्का काम किसी ने किया तो वो अरविंद केजरीवाल ने किया। एक बात तो तय है कि ये लोग हमारे वोटर नहीं हैं। हमें तो भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी को तो बिल्कुल वोट नहीं करता। तो जब हमारे वोटर नहीं है तो हम उनको यहाँ पे रखें या उनका कार्ड बनाएं, ये कभी हम तो ऐसा प्रयास नहीं कर पाएंगे। तो ये लोगों ने उनको पक्का काम कर दिया। जब भी पुलिस वहाँ पे छापा मारती है या कोई भी एजेंसी छापा मारती है तो वो अपने सारे जो है पत्र दिखा देते हैं, डॉक्यूमेंट दिखा देते हैं, और फिर वो कोर्ट जाते हैं। तो कोर्ट में कोई यही अपने सरकारी वकील भेजते हैं, वहाँ पे उनको बचाते हैं और उनको वापस लाकर बसा देते हैं। दिल्ली पुलिस भी बहुत लड़ती है, भारत सरकार भी बहुत लड़ती है, बहुत सारे केसेस हमने जीते भी हैं और हमने इनको डिपोर्ट भी किया है। मगर क्योंकि अरविंद केजरीवाल का ये सारे लोग वोट बैंक है, और जहाँ जहाँ पे अपना कांग्रेस की सरकार है वहाँ पे ये लोग उनका वोट बैंक है, ये लोग उनको बचाने का काम करते हैं। तो अभी कोई नई यहाँ पर ऐसे लोग नहीं आ रहे हैं हमारे बॉर्डर से
ये सारे काम हमारी सरकार ने किए हैं। अब जो है एक अंतिम 2 प्रश्न मैं पूछना चाहूँगा कि मोदी जी जो वो हीरो का झूमर लगवाया हुआ है, एक तो यहाँ पे भी है, ये मुझे नहीं लग रहा है 200 करोड़ का होगा, ये सोने का हो सकता है, हाँ पीतल का है, नहीं सोना वाला फील दे रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये डेटा कहाँ से लेके आए कि 5,000 करोड़ का उनके पास कपड़ा है, 6700 जोड़ी जूते, ये कहाँ से ये लोग खोज करके लाए ये डेटा? देखिए कोई है ही नहीं ऐसा डाटा, और ये मैंने जो कहा कि एक ऐसा झूठ मार्केट में फैला देते हैं, भ्रम फैला देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, कोई भी बात, कोई भी आंकड़ा, कोई भी फिगर अपने मुंह से निकाल देते हैं। अब आप ढूंढते रहिए, अब उन्होंने बोल दिया, हम दोनों चर्चा के लिए बैठ गए और आप मेरे से पूछ रहे हैं, मैं आपका जवाब दे रहा हूँ, तो वो कोई भी डाटा, कोई भी फिगर ऐसे बोल दिया, 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 1 लाख करोड़, कोई ऐसा नहीं है। मोदी जी जो है वो ऐसे व्यक्ति हैं कि उनको जो भी गिफ्ट मिलता है, जो भी वस्तुएं, जो भी अपना अदर, उनको वो ऑक्शन कर देते हैं, और जो पैसा आता है वो या तो जो वहाँ की गुजरात की या देश की गरीब महिलाएं, पहले वो गुजरात की महिलाओं के बारे में था कि वहाँ पे बच्चियों की शादी करा देते थे, या वहाँ पे गौशाला में दे देते थे, और आज भी वो यही काम करते हैं। जितना भी ऑक्शन करते हैं, पैसा आता है वो सारा चैरिटी में चला जाता है, तो उनके ऊपर में सवाल उठाना बहुत बड़ी गलती है। नहीं, मुझे ये मैं जाना, केजरीवाल क्या अपनी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी को, और कॉन्स्टिट्यूएंसी से मतलब जितने भी लोग आम आदमी पार्टी को वोट देते, उनको मूर्ख समझते हैं क्या कि आम आदमी को पता नहीं चलेगा कि 6700 जोड़ी जूते मतलब मोदी कब पहन लेगा भाई, और सोने के तार वाले कालीन पे कौन चलता है? वो क्या, ये तो अपने ही मतदाता समूह को एक तरह से डिमीन करने जैसा है। देखिए मोदी जी के बारे में मैं 1-2 चीज़ें आपको बताता हूँ कि मोदी जी ने जब वो प्रधानमंत्री बने, उनका पूरा परिवार आज तक उनके घर में रहता ही नहीं है, वो अकेले रहते हैं। उनकी माताजी भी, यहाँ तक कि जब उनकी आखिरी सांस हुई तो वो वहीं पे गुजरात के अपने फ्लैट पे ही रहती थी, और जबकि मोदी जी चाहते तो अपने पूरे परिवार को रख सकते थे अपने घर में, तो कोई वहाँ पे कुछ नहीं बोलता। मगर वो बहुत ही असूलों के साथ में चलने वाले व्यक्ति हैं, उन्होंने अपने जीवन में बड़ा संघर्ष किया है, तो उनके ऊपर में आज ये ऐसे जो है भ्रष्टाचारी लोग उनके ऊपर में प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, तो बहुत बड़ा मैं सोचता हूँ कि देश के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। आज उनका नाम पूरे दुनिया में है, और ऐसे व्यक्ति का नाम ऐसा करके प्रधानमंत्री जी का, तो ये ना तो देश की सेवा कर रहे हैं, ना अपने आप की सेवा कर रहे हैं। अंतिम प्रश्न ये है कि भाजपा कितनी आश्वस्त है दिल्ली को लेकर के, और उसके कारण क्या है? देखिए सबसे बड़ा कारण है कि दिल्ली वाले अब इस बात को समझ गए हैं कि अब उनको झगड़े वाली सरकार नहीं चाहिए कम से कम। अब मैं आपको 2 बातें बताता हूँ। एक मैं आपको दिखाऊंगा सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, जब अरविंद केजरीवाल को बेल मिला तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, जब उन्होंने बेल देने की कंडीशन दी कि ही शैल नॉट विजिट द ऑफिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड द दिल्ली सेक्रेटरीट, यानी अगर ये मुख्यमंत्री कल को बन भी गए तो ये अपने दफ्तर ही नहीं जा सकते हैं, ना ये दिल्ली सचिवालय जा सकते हैं। फिर वो कहते हैं ही शैल नॉट साइन ऑफिशियल फाइल्स अनलेस इट इज़ रिक्वायर्ड एंड फॉर ऑब्टेनिंग द क्लियरेंस अप्रूवल ऑफ द एलजी, ये कोई फाइल पे भी साइन नहीं कर सकते। ही विल नॉट इंटरेक्ट विद एनी ऑफ द विटनेस, ये किसी विटनेस से भी नहीं मिल सकते, तो ना ये ऑफिस जा सकते हैं, ना ये फाइल पे साइन कर सकते हैं, तो ये चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? और ये कह रहे हैं मैं तो ईमानदारी के नाम पर मेरे को दिल्ली की जनता मुख्यमंत्री बनाएगी। दूसरा कारण है कि ये कहते हैं कि मेरे को एलजी काम नहीं करने देता, मेरे को पीएम काम नहीं करने देते, तो 5 साल तो ये बोलते रहते मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा, फिर ये बोलते हैं कि मैं आके ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा। तो ये जब आएंगे तो अगले 5 साल भी ये कहेंगे, क्योंकि यही प्रधानमंत्री जी हैं, यही एलजी साहब हैं, ये तो आने वाले 5-10 साल नहीं जाने वाले हमारी सरकार भारत में, तो यही लोगों के सामने फिर ये कहेंगे मुझे काम नहीं करने दे रहे। तो अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक दिया, और ये खुद कहते हैं मुझे कोई काम नहीं करने देता, तो फिर ये कहते हैं मैं ये सारे काम करूँगा। तो ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन एक इतना उलझन वाला है, और दिल्ली की जनता इस बात को समझती है। तो दिल्ली की जनता ये चाहती है कि हमें कोई झगड़े की सरकार नहीं चाहिए, हमें चाहिए जो ये कहे कि ये काम भी मेरा है, वो काम भी मेरा है, ये काम भी मैं करूँगा। अगर दिल्ली में और भारत में दोनों में एक पार्टी की सरकार होगी तो ये काम हो पाएगा। जैसे वो होता है नंबर वाला लॉक होता है ना, हम अपने बैग में लगाते हैं, उसका कम्बिनेशन ठीक होता है तभी खुलता है, अगर वो नंबर का कम्बिनेशन ठीक नहीं होगा तो नहीं खुलता। तो अब ये कम्बिनेशन ख़राब है। जब वो हमारा दिल्ली का, भारत का कम्बिनेशन ठीक हो जाएगा नंबर का, तो दिल्ली के विकास का लॉक खुल जाएगा,
बात केवल इतनी सी है। तो वही प्रश्न वही रहता है कि कितने आश्वस्त हैं दिल्ली को लेकर के? देखिए, दिल्ली में मैं जो देख रहा हूँ माहौल, और इस समय मैं ये समझता हूँ कि 55 से 60 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और इन लोगों की हालत वही होगी कि 2-3 सीटें ये हो सकता है जीतेंगे, मगर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल अपनी सीट हारेगा, दिल्ली में आतिशी मरलेना जो भी मुख्यमंत्री थी इनके बाद वो अपनी सीट हारेगी, मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया अपनी सीट हारेंगे, और ये भ्रष्टाचार के आरोपी रहे आपके सत्येंद्र जैन अपनी सीटें हारेंगे। ये इनके सारे बड़े बड़े नेता अपनी अपनी सीटें हारेंगे। कोई कहीं ऐसा कोई कास्ट कम्बिनेशन वाली सीट ऐसी होती हैं जहाँ से ये 2-3 सीटें निकाल पाएंगे, बाकी सारी सीटें, अधिकतर सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। हो सकता है 4-5 सीटें कांग्रेस भी जीत जाए। प्रवेश जी, आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।